So now let us start with our new code, that is code on wages 2019. ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो, जब हम लोगों ने लेबर लॉ की शुरुआत किया था तो हम लोगों ने ना 4 कोड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, वेरी लॉजिकली दे हैव क्लासिफाइड दिस 4 कोड। सबसे पहले एक वर्कर कहाँ पे भी, कोई भी जगह, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, कहीं पे भी जा रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग ही विल चेक इज द सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। लॉन्ग टाइम तक जाना है तो पहले वो चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे वर्कर ने ना पहला जो चीज देखा वो था आप लोगों का सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो वो हम लोगों ने चेक कर लिया, उसके लिए पूरा कोड पढ़ लिया। अब obviously the more practical thing after checking the safety, health and working conditions will be the wages. ठीक है, तो इसके लिए बना है हमारा कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, अब है ना, हर एक कोड को समझने के लिए पहले उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, मतलब क्या चीजों की वजह से एक पर्टिकुलर कोड आया, उसके ऊपर लॉ बना, वो समझना है। ठीक है, दूसरा, हम लोगों का जो कोड, कोड मीन्स एक्ट का जो पूरा का पूरा कंबाइन करके बनाया हुआ उसको एक कोड बोलते हैं। तो जैसे पहले वाले कोड में 13 प्लस एक्ट, 13 एक्ट थे जिसको कंबाइन में रिप्लेस करके हमने एक पूरा कोड बनाया था, वैसे यहाँ पे कितने एक्ट है जिसको हमने रिप्लेस करके ये वाला कोड बनाया है, दूसरा वो समझना है। एंड देन धीरे धीरे फिर इस कोड के आप लोग प्रोविजन समझोगे। समझ आया? अब प्रॉब्लम ये थी, पहले मुझे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजेस, क्या सिंपल मीनिंग होता है वेजेस का? any kind of remuneration, or you can say the payment, that is the monetary payment. ठीक है, which is given to the worker for the work performed by him. ठीक है, अच्छा ये wages कौन देगा? तो बट ऑब्वियस द एम्प्लॉयर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो, पैसा देते टाइम कोई इजीली एकदम ऐसा पैसा निकाल के दे देता है? नहीं। अब जो वर्कर के साथ एक्सप्लॉइटेशन एंड मेन प्रॉब्लम जो होती थी वो मोर और लेस हमारी ये वेजेस से रिलेटेड होता था। ठीक है, तो वेजेस ये हुआ कि मॉनेटरी रेम्यूनरेशन जो मंथ एंड पे, या अगर वो डेली वेज वाला वर्कर है तो जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमको मैं प्रॉब्लम्स बताती हूँ किस तरीके से वर्कर को परेशान किया जाता था। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहला तो वेजेस जो लास्ट मंथ का है, सपोज अभी क्या चल रहा है, मार्च, समझो फेब्रुअरी का, आप वेज कब तक एक्सपेक्ट करोगे? मार्च तक, एंड मार्च लेटेस्ट बाय 10th तक पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से चालू होती थी प्रॉब्लम। तो हमारा एम्प्लॉयर ये बोलता था कि 10th मार्च समझ लो ये ड्यू डेट है। ठीक है, जब तक लेटेस्ट बाय 10th मार्च तक पेमेंट हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम चालू होती थी जब हमारा एम्प्लॉयर बोलता था आपको मैं 15 तारीख तक पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 15 तारीख आए, वो बोलता है मैं 20 तारीख को पेमेंट कर देता हूँ। वो बोलेगा अरे अभी ना थोड़ा सा लॉस चल रहा है, काम बहुत ज्यादा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। उसने पूरा का पूरा मार्च एंड तक ला दिया। ठीक है, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए और वेजेस पे नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या दिखी? अनटाइमली पेमेंट। अच्छा, अभी आप बोलोगे क्यों वो वर्कर एक दिन भी ज्यादा काम करने से वर्क बंद करके क्यों नहीं बैठ गया? अरे भाई, वर्कर्स की बात हो रही है, अगेन कमिंग रिपीटिंग दैट पॉइंट कि अगर उनके पास उतना बार्गेनिंग पावर, उतना कलेक्टिव ये होता कि वो अपनी आवाज उठा पाते तो उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है, सो वो वर्कर ना, देखो पैसा मिलने वाला है उस उम्मीद में वो काम करते जाता है कि भले 6 महीने बाद बट वेजेस मिलेगा तो सही, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड गेटिंग नथिंग। बराबर, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, सपोज वर्कर ना गलती से एक दिन लेट आया, 2 घंटा लेट आया। ठीक है, अभी हो सकता है उसके साथ कुछ इमरजेंसी हुई होगी या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या रास्ते में चलो उसका एक्सीडेंट हो गया रहेगा, कुछ तो चीज हुआ रहेगा। अब हमारे एम्प्लॉयर को उसने बोला कि एक सिचुएशन थी एंड इसकी वजह से मैं 2 घंटा लेट आया। ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉयर बोलता है नहीं, फिर भी आपके पेमेंट में से मैं इतना पैसा तो काटूंगा। ठीक है, बेचारे का पेमेंट है 10,000 रुपए, और अपना एम्प्लॉयर बोलता है कि 2 घंटे लेट आने का 2,000 आई विल डिडक्ट। कुछ रीजनेबल लगा है इसको डिडक्ट करने में? अच्छा चलो, वर्कर ने ना बिना बोले 2 दिन की लीव ले ली। ठीक है, वापस से हमारे एम्प्लॉयर ने बोला कि आपकी वेजेस में से ही वो पैसा काटा जाएगा। ठीक है, कुछ रीजनेबलनेस होना चाहिए। 2 दिन का सीधा वो आधा पैसा काट दे, चलेगा? नहीं। तो एम्प्लॉयर ना अपनी मन की इच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी वेजेस में से ना अपने इच्छा से अमाउंट डिडक्ट कर देता था। मतलब it used to be that unauthorized deduction.
जो एम्प्लॉयर के मन में आया वो उसने पैसा डिडक्ट कर दिया, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती थी, इस तरीके से प्रॉब्लम चलती थी। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा वेजेस बोलते हैं तो वेजेस का एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, मतलब कुछ तो मिनिमम चीज होनी चाहिए कि इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा एम्प्लॉयर क्या करता था, सपोज पर्टिकुलर कुछ एक काम का मार्केट में चल रहा है कि सपोज 1 hour if that worker is employed on the hourly basis, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस, वो दिहाड़ी मजदूर वगैरह बोलते हैं वैसा। अब इसको सपोज 1 hour का मिलना चाहिए 500, दैट इज द जनरल मार्केट प्रैक्टिस, या डेली का उसको आना चाहिए कुछ 1000 रुपीज, दैट इज द केस, ठीक है। अब अपना एम्प्लॉयर ना उसको इससे भी कम पैसा पे कर रहा है, 400 और 800, ठीक है। अब अपने वर्कर को पता है क्या कि मार्केट में कितना मिनिमम वेज चल रहा है या उसको इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं, उसने तो एम्प्लॉयर ने जो उसको दिया वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ तो मिनिमम एक लेवल, एक बार मेंटेन होना चाहिए जिसके नीचे हमारा एम्प्लॉयर ना जाए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको हम लोग बोलेंगे कि कम से कम एक काम का इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम वेजेस, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा सकता, ऑब्वियसली इससे ऊपर होगा तो वेल एंड गुड, इट्स गुड फॉर द वर्कर, ठीक है। बट अब मुझे बताओ मिनिमम वेजेस किसको सेट करना चाहिए, हु शुड बी दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मिनिमम वेजेस सेट करे, एम्प्लॉयर को दे दे, एम्प्लॉयर को ये राइट दे, ऑफ कोर्स नो, वो तो फिर बोलेगा एकदम मिनिमम से भी मिनिमम, बोलेगा 100 रुपए का मैं आपको पेमेंट देंगे, नहीं चलेगा। अच्छा वर्कर के हाथ में दे दे, फिर वो तो अपने लिए अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्टैंडर्ड रखेगा, नहीं, कौन होगी पता है, हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट विल बी दैट अथॉरिटी जो हर एक काम का एक मिनिमम वेज डिसाइड करेगा, ठीक है, जिसके नीचे हमारा एम्प्लॉयर जा ही नहीं सकता, बराबर। तो हमारे पास में ना पहले था मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट का ईयर सुनोगे ना, इट वाज 1948, मतलब ये एक ऐसा एक्ट था जो हर एक काम का स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट करके एक चीज होती थी, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ होता था, जैसे वॉचमैन हो गया, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गए, ऐसे अलग अलग काम का एक लिस्ट दिया था, उसके लिए हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्स करता था ताकि एम्प्लॉयर उसके नीचे का पैसा ना दे। बट अब गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया है, क्या ये गारंटी है कि वो उतना पैसा उसको देगा और उससे नीचे पैसा नहीं देगा, नहीं। अगेन दैट प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम वेजेस, सोचो एक वर्कर को उसके काम का जो बेसिक, फॉरगेट अबाउट ऑल द एडिशनल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, जब बेसिक ही नहीं मिल रहा तो एडिशनल फैसिलिटीज की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता था, ओके। अब आते हैं हम लोग इनइक्वालिटी, विच इज दैट जेंडर इनइक्वालिटी। पहली बात तो विमेन को काम करने के लिए प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन, तो जेंडर इनइक्वालिटी हुआ। फिर अगर मेल एंड फीमेल सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम काम मतलब जिस काम में स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ सेम है, उसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेंडर इनइक्वालिटी एंड द एम्प्लॉयर विच यूज टू डू द डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या करता था, इनको अलग पेमेंट एंड इनको अलग पेमेंट। विल दिस डू इन द लॉन्ग रन, नहीं। तो यहाँ पे इक्वालिटी एंड इक्वल रेम्यूनरेशन का भी सवाल आता है, ठीक है, जो मेंटेन नहीं हो रहा था एंड एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट, समझ आया। वेरी नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या हर एक वर्कर को बोनस मिलना चाहिए, should he get some bonus, bonus is wages से something extra money that he got is called as bonus, ठीक है। बोनस के लिए एक एक्ट बना था एंड बोनस के लिए एक चीज बनी थी, समझो वर्कर है ना, प्रोडक्टिविटी में जो मेन फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है ना, तो वर्कर सबसे बॉटम लेवल पे वो प्रोडक्शन करने का काम करता है। आज अगर प्रोडक्शन नहीं होगा ना फैक्ट्री में तो उसकी कनेक्टेड और सब एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है और वो होने भी नहीं वाले। गुड्स नहीं बने होगे, प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो आप किस चीज की एडवर्टीजमेंट करोगे, किस चीज की मार्केटिंग करोगे, या क्या बेचोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है एट द वेरी ग्राउंड एंड बेसिक लेवल, इज योर वर्कर, बराबर। अब वर्कर को कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है और इतना काम कर रहा है, तो डोंट यू थिंक तो एम्प्लॉयर को कुछ तो बोनस देना चाहिए उनको। अब एक एक्ट था जो जिसका नाम था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो ये बताता था कि एम्प्लॉयर को कम से कम मिनिमम एंड फिर एक मैक्सिमम लिमिट भी सेट किया था
कि इतना बोनस तो अपने वर्कर को देना ही है। अब देखो बेचारा वर्कर इतना मेहनत करे, प्रोडक्शन एक्टिविटी करे, अगर कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी की ग्रोथ हो रही है, उस केस में हमारा एम्प्लॉयर फिर वर्कर को भूल जाता है। जब काम होता है तभी वर्कर की याद आती है, उसके बाद उसको भूल जाता है, और बोनस नहीं, वेजेस नहीं टाइम पे, ये सब चीज चलेगी क्या? So there is no motivation for the workers also, and why they will work so much hard for the organization, ठीक है? तो एक बोनस की भी बात आती है, ठीक है? तो बोनस इज समथिंग ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल पेमेंट, द नॉर्मल वेजेस, जो एक वर्कर को मिलना ही चाहिए। अब ये नहीं बोलते कि प्रॉफिट का पूरा वर्कर को बांट दो, इसीलिए हमने मैक्सिमम लिमिट भी रखा हुआ है कि आपको इतना मैक्सिमम देना है, मिनिमम भी रखा हुआ है कि इतना तो आप दोगे ही। अच्छा, अगर लॉस होता है ना, लॉस हमने तो बात किया कि जब प्रॉफिट होता है तो बोनस दिया जाएगा, बट अगर लॉस भी हुआ ना तो हमारे एम्प्लॉयर को कंपलसरी इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज ऑफ बोनस तो देने का ही। ये क्यों बना हुआ है पता है? ताकि हम वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। नहीं तो हर साल हमारा एम्प्लॉयर क्या बोलेगा पता है? लॉस ही हुआ है, मुझे हमेशा लॉस ही हो रहा है, ठीक है? और कंपनी तुमको देख रही हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर रही है, समझा? तो ये चीजें यहाँ पे है। So ultimately the conclusion part is wages सबसे ज्यादा जो वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रहा है। अब वो इतनी मेहनत के बाद में सिर्फ इतनी चीज एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको टाइम से पैसा दे दे, ठीक है? उसको वो मिनिमम काम का उतना तो पैसा दे जो वो राइटफुल हो और मार्केट में जितना पैसा चल रहा हो, ठीक है? टाइम से पैसा मिलना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो 6 महीने बाद पैसा मिलेगा तब तक वर्कर क्या करेगा? अच्छा, वर्कर है इसके लिए उसके पास उतनी तो सेविंग नहीं है ना कि वो 6 महीने तक अपना काम चला लेगा, ठीक है? देन हमारा एम्प्लॉयर, देखो बहुत बार ऐसा भी होता है वर्कर्स की भी गलती होती है। अच्छा, वर्कर कभी लेट आया या वर्कर ने फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए, ठीक है, तो फाइन लेने का अधिकार एम्प्लॉयर का है, बट फाइन का भी एक अमाउंट जस्टिफाइड होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि 100-200 का फाइन का अमाउंट में आप तुमने 10,000 रुपया उसके अमाउंट से माइनस कर दिया, तो ये तो अनऑथोराइज डिडक्शन हो गए। तो ये एक मेन प्रॉब्लम था जिसको एड्रेस किया। देन इक्वल रेम्यूनरेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच गिव, हमने इतनी बार बात किया, हमने उसमें भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट में भी बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इज अलाउड एट ऑल प्लेसेस इन ऑल टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो जब अलाउड किया हुआ है तो उसके साथ साथ में पेमेंट भी तो इक्वल होना चाहिए जब वो लोग दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो व्हाई टू डिस्क्रिमिनेट जस्ट बिकॉज ऑन द जेंडर बेसिस एंड नॉट टू गिव द इक्वल रेम्यूनरेशन, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे बात किया हुआ है। एंड देन कमिंग टू वन स्टेप अबाउट द नॉर्मल वेजेस इज द बोनस अमाउंट। तो बोनस इज, अगर हमारा वर्कर इतनी मेहनत कर रहा है, उसने कंपनी के प्रोडक्शन, उसके प्रॉफिट में अल्टीमेटली रिजल्ट है और इतना हार्डवर्क किया है, तो साल के एंड में वो भी तो कुछ डिजर्व करता है कि उसको इतना बोनस या इतना तो पेमेंट मिलना ही चाहिए। इसीलिए हमारा लॉ बोलता है कि बोनस से रिलेटेड भी प्रोविजंस बनाए हुए हैं, और वो ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयर को चाहे प्रॉफिट हो कि लॉस हो, जो भी हो जिस भी साल में, लेकिन उसको कम से कम इतना बोनस तो देने का ही अपने वर्कर को। एंड अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दो, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस भी हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है? दैट इज ऑल, एंड दीज आर दैट प्रॉब्लम्स जो अब हम लोग कोड ऑन वेजेस वाले चैप्टर में एड्रेस करने वाले हैं। मतलब हमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया यहाँ पे पता है? पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ये जो टाइमली पेमेंट, अनटाइमली पेमेंट हो रहा था ना, अब हमने कुछ प्रोविजन सेट की है जो टाइमली पेमेंट को इंश्योर करेगा। ये जो अनऑथोराइज डिडक्शन हो रहा था ना, उन अनऑथोराइज डिडक्शंस को हम लोगों ने ऐसा किया कि एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में जो भी एक्टिविटीज दिया रहेगा, एम्प्लॉयर उसके लिए राइटफुल पैसा डिडक्ट कर सकता है, बट उसके अलावा की कोई भी काम के लिए रैंडमली वर्कर के पेसेस में से पैसा डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो टाइम से पैसा देना और वो सब देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको उस काम का उतना तो पैसा मिले जितना की मार्केट प्रैक्टिस है और जितना उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उतना चीज उसके लिए चल जाए, ठीक है? तो मिनिमम वेजेस है। अच्छा, इसमें एक नया चीज वो लोग ने ऐड किया जिसको फ्लोर वेजेस भी बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट ना मिनिमम वेज तो सेट करेगा ही, साथ में फ्लोर वेजेस भी सेट करेगा। अभी ये क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। तो एक नया चीज वो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज योर फ्लोर वेजेस, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है अबाउट इक्वल रेम्यूनरेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन अ मेल एंड फीमेल वर्कर। अच्छा, रेम्यूनरेशन में तो तब पहुंचेंगे हम लोग जब रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है? अब रिक्रूटमेंट बहुत सारी आप लोगों ने वैकेंसी या उसका देखा होगा ना, उसको नीचे वो लोग लिख देते प्रिफर्ड मेल कैंडिडेट्स ओनली।
तो अगर तुम विमेन को एम्प्लॉय ही नहीं करोगे, रिक्रूट ही नहीं करोगे, तो इक्वल रेम्यूनरेशन का बात ही नहीं आता। तो इक्वालिटी सिर्फ रेम्यूनरेशन देने में नहीं रखनी है, इक्वालिटी हम लोगों को एकदम स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर आप मेल फीमेल को प्रॉपरली इक्वल अपॉर्चुनिटी देके रिक्रूट करोगे, तब उनके आगे प्रमोशन की बात आएगी, ट्रांसफर अप्रेजल की बात आएगी और रेम्यूनरेशन पे करने की बात आएगी। तो जितनी भी एक्टिविटीज होगी ना, इस सब में इक्वालिटी मेंटेन करनी है, एंड नॉट ओनली गिविंग द इक्वल वेजेस वाला चीज। समझ आया? हमने ना लास्ट कोड में वेजेस का एक डेफिनेशन पढ़ा था, पता है उसका बी पॉइंट आया था कि जब आप इक्वल वेजेस कंसिडर कर रहे हो ना बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसमें लिस्ट में आपको ये चीजें भी कंसिडर करनी थी। एग्जांपल था, पता है उसने बोला मेल को भी हमने 10,000 दिए, फीमेल को भी 10,000 दिए, बट इधर उसने जो एचआरए के नाम पे फैसिलिटी दिया, इसको 3,000, इसको 1,500। अब आपको अगर आप सिर्फ ये कंसिडर करोगे तो आपको इक्वल रेम्यूनरेशन दिख रहा है, बट ऑन बुक्स एंड ऑन पेपर दिख रहा है, बट इज इट अ फेयर एंड इक्वल रेम्यूनरेशन? नो। तो ये चीज नहीं करनी है, हमको एक्चुअल इक्वालिटी अचीव करना है, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल के साथ साथ में जो भी ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय या अलग कैटेगरी के और भी कैटेगरी से सब लोग आते हैं, उसमें भी अगर सेम काम कर रहे हैं तो सेम पेमेंट मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज अबाउट योर इक्वल रेम्यूनरेशन, ठीक है। देन आता है लास्ट पार्ट जिसके लिए हमारा वर्कर एकदम राइटफुल है, दैट इज योर बोनस। तो बोनस की भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कितना बोनस मिलना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, सब कुछ। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करेंगे, सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द बैकग्राउंड और द प्रॉब्लम विच आर बीइंग एड्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने ना यहाँ पे जो 4 एक्ट जो थे ना इसके अंदर, जैसे वो वाले कोड में 13 एक्ट थे, इधर 4 एक्ट है जिसको हम लोगों ने रिपील करके उसको समराइज करके ये कोड ऑन वेजेस बनाया हुआ है। तो ये जो टाइमली पेमेंट और अनऑथराइज्ड डिडक्शन वाला प्रॉब्लम था ना, वो एड्रेस किया जाता था इन वन एक्ट कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। ये एक एक्ट था, ओके। दूसरा ये जो मिनिमम वेजेस की बात है उसके लिए एक एक्ट बना था, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसमें हम लोग उसकी बात करते थे। इक्वल रेम्यूनरेशन के नाम पे एक एक्ट था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें हम लोग इस चीज की बात करते थे, एंड देयर वाज अ एक्ट कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो इस कोड के अंदर आपको मिलेंगे इस 4 एक्ट के समराइज कंबाइंड चीजें। तो हम लोगों ने इस कोड के अंदर ये जो 4 एग्जिस्टिंग लॉज है उसको रिप्लेस करके उसके प्रोविजंस कंबाइन करके बनाया ये कोड, दैट इज योर कोड ऑन वेजेस 2019। आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, ये कोड है ना, जो फर्स्ट वाला कोड था उतना लेंथी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से प्रोविजंस है यहाँ पे, और इस तरीके से ये चैप्टर है। इट इज नॉट एज लेंथी एज योर फर्स्ट कोड दैट वाज देयर, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोड, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दोगे, कोड कब से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में आया होगा? बस सबका डेट सेम ही रहने वाला है, दैट इज योर 21 नवंबर 2025। जब आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आया, ये आया, आगे के 2 कोड आए, सबका डेट विल बी सेम। आर वी क्लियर विद दिस पार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर विद दिस? बैकग्राउंड समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो धीरे धीरे आप लोगों को इस सब के बारे में इस चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। अच्छी और एक बात ये है कि जितनी डेफिनेशन आपने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है, अब वहां पे वापस आपको उतनी सारी डेफिनेशन इधर नहीं है। गुड पार्ट इज जो वेजेस का डेफिनेशन वहां पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पे वेजेस का डेफिनेशन है, तो अपने लिए तो इजी हो गया, वो 1-2 पेज का डेफिनेशन अपने लिए खत्म हो गया, तो एक बार पढ़ा याद रहेगा। कुछ डेफिनेशन जो उस कोड में थी वो सेम टू सेम यहाँ पे, तो उतनी ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन अपने को नहीं है। तो बहुत छोटू सा चैप्टर है, प्रोविजन बहुत काफी लेंथी नहीं है, तो हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ योर फर्स्ट आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? शैल वी कंटिन्यू? नाउ सी, मैंने आपको जो बोला कि 4 एक्ट को हम लोगों ने कंसोलिडेट सिंप्लीफाई करके जो प्रोविजंस लाए, वो एक है आप लोगों का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट, थर्ड इज योर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एंड द फोर्थ इज योर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट कोड में भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फीचर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोड। यहाँ पे भी आप लोग पढ़ोगे फीचर्स ऑफ दिस कोड, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। तो हम लोगों ने ना क्या सेट किया है, देखो मैंने ये आप लोगों को पहले ही बता दिया,
एक मिनिमम वेजेस। अच्छा, मिनिमम वेजेस में हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं इसी वर्कर का हम मिनिमम वेज सेट करेंगे, बाकी लोगों का नहीं करेंगे? भाई मिनिमम वेज मिलने का राइट सबका है, वो चाहे कम वेजेस वाला पर्सन हो, ज्यादा वाला हो, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सब लोगों के लिए हम लोगों ने मिनिमम वेजेस बनाए हुए। ठीक है, देन आई टोल्ड यू वी हैव इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। अभी आएंगे थोड़ी देर पे इस पे कि क्या होता है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज भी बनाए हुए हैं। ठीक है, थर्ड इज द क्राइटेरिया फॉर द वेज फिक्सेशन। अच्छा, क्या होता है ना, बहुत बार आपने बोला मिनिमम वेज तो हम लोग रखेंगे, बट पता है हर एक रीजन का, एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। जैसे मुंबई की बात करोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो जब गवर्नमेंट मिनिमम वेज रखेगी तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करते हुए रखेगी। while as we go to tier 2 और tier 3 cities, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस उस हिसाब से सेट किया जाएगा। ठीक है, फिर हर एक काम का अलग अलग चीज होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर लेबर काम कर रहा है तो वो पूरा दिन धूप गर्मी में मेहनत कर रहा है, पूरा दिन वहां पे काम कर रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एनर्जी ज्यादा बर्न हो रही है, तो उसका मिनिमम वेज का एक अलग चीज होगा। while as a clerk who is sitting in an office and doing a data entry work or a computer related work, तो उसकी एनर्जी अलग तरीके से यूज हो रही है, अलग चीज है। तो आप ना मिनिमम वेज को सब काम का, सब एरिया रीजन का एक नहीं रख सकते। समझो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि हर एक वर्कर को उसके काम का इतना पैसा मिलना चाहिए। दैट डजंट मीन कि हर एक इंसान चाहे वो कुछ भी काम करे सबका पैसा इक्वल हो जाना चाहिए। नहीं तो इनजस्टिस होगा ना, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए आप उतना मेहनत कर रहे हो उसके लिए जो मिनिमम वेज रख रहे हो, और जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसका मिनिमम वेज सेम ही नहीं हो सकता। जो टायर 1 सिटीज में जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो टायर 2 सिटीज में काम कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस सेम ही नहीं हो सकते। सो देर इज अ क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन, मतलब कुछ क्राइटेरिया के ऊपर डिटरमाइन होता है कि वेज कितना रखना है और कैसे रखना है। ठीक है, और वो क्राइटेरिया में क्या क्या आता है वो देखो। वर्कर की स्किल आती है, देखो वो हमने बोला था बार बार, स्किल, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, ये सब वर्कर्स होते हैं उसके हिसाब से। ज्योग्राफिक एरिया, जॉब कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड हैजार्डस एनवायरनमेंट, ये सब कंसिडर करते हुए क्राइटेरिया डिसाइड होता है। ठीक है, नाउ द जेंडर इक्वालिटी, ये हम लोगों ने बात कर लिया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी। अब देखो रेम्यूनरेशन में ही सिर्फ नहीं, आपको रिक्रूटमेंट, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, सब जगह पे इक्वालिटी मेंटेन रखना है। ठीक है, देन यूनिवर्सल कवरेज फॉर वेज पेमेंट, टाइमली पैसा मिलना चाहिए और पैसे में से अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ये भी सबका राइट है कि इसमें से कुछ वर्कर को साइड करेंगे हम लोग? नहीं। तो अगेन व्हाट दे हैव यूज्ड इज यूनिवर्सल वेज कवरेज। ठीक है, अब ओवर टाइम कंपेंसेशन, याद करो लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने कुछ ओवर टाइम कंपेंसेशन की बात किया था। कितना रेट मिलना चाहिए ओवर टाइम कंपेंसेशन का? ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज। ठीक है, अगर ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप मिनिमम वेज सेट करते हो ना, तो आप ओवर टाइम का भी रेट सेट करते हो। नहीं तो पता है एम्प्लॉयर क्या करेगा, मिनिमम वेज दे देगा, फिर हर एक घंटे के ऊपर उसको बोलेगा ठीक है 10 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ रेट फॉर ओवर टाइम वेज। गलत बात है ना ये, तो ये भी हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही फिक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेज पेमेंट, वेरी ऑब्वियस एंड वेरी लॉजिकल। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेज पेमेंट करने की? ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर। अच्छा पता है अभी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, कंपनी के केस में कौन, एसोसिएशन के केस में कौन, तो वो सारे लोगों को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नाम सुना सुना लग रहा है, वही है ये जो आप लोगों को अभी आया था उस कोड में। ट्रेडिशनल जो इंस्पेक्टर्स होते थे ना, उनके रोल को मॉडर्नाइज करके और उनकी अथॉरिटी को बढ़ा के हमने नाम रखा है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, लॉ में पढ़ा होगा, ले दे के मामले को सेटल करना जो बोलते हैं ना, मतलब जिस ऑफेंस में सिर्फ फाइन होता है, ठीक है, एज अ पेनल्टी में सिर्फ फाइन दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोविजन भी यहाँ पे बने हुए हैं। एंड लास्ट में इट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब हुआ जिस केस में या जिस ऑफेंस में यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट रख रहा था, ठीक है, हमारे कोड ने ना उस इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे फाइन लगा दिया है। अच्छा अभी लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ये क्यों किया है पता है? क्योंकि देखो आप उनको पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट में दोगे, हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या था, उनसे कंप्लायंस करवाना था। ठीक है, अब उसको जेल भेज के क्या होगा?
क्या वो कंप्लायंस जो उसको टाइमली कराना था वो फुलफिल हो जाएगा? नहीं। तो हमने क्या किया, जेल भेजने से अच्छा उस पर फाइन लगाओ और उस पे जो वो कंप्लायंसेस करने हैं ना उसको वो ऑर्डर दो कि वो कंप्लायंसेस को पूरा करे। समझा? एम्प्लॉयर को जेल में डाल दोगे और उसने टाइम से पेमेंट नहीं किया रहेगा तो जेल में डालने से टाइम से पेमेंट हो जाएगा? नहीं। तो बेटर इज कि हम लोग ना ऑफेंसेस जो है ना जिसमें इंप्रिजनमेंट था उसको हम लोग है ना मॉनेटरी फाइन्स में लगाएंगे। इससे होगा क्या, तो ये ना थोड़ा सा लेस पनिशमेंट वाला हो जाएगा एंड कंप्लायंस ओरिएंटेड ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस किए हुए, बट वो भी कुछ सर्टेन ऑफेंस वो भी फर्स्ट टाइम होते हैं उसी के लिए। अभी बार बार हमारा एम्प्लॉयर सेम गलती करेगा तो दैट डजंट मीन उसको हम लोग जेल में नहीं भेजेंगे। ये समझ में आया? तो दिस इज योर फीचर्स ऑफ दिस कोड। ओके, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया ना उसका एक पॉइंट का आप फीचर्स बना लो तो आप लोगों का फीचर्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ कमिंग टू वन थिंग विच इज योर फ्लोर वेज एंड मिनिमम वेज। ठीक है, अगर आप फ्लोर वेज को एक लाइन में डिस्क्राइब करोगे ना तो इट्स अ नेशनल मिनिमम वेज, बेस वेज, बियॉन्ड मतलब लोअर टू दिस एनी गवर्नमेंट और हु इज एवर द सेटिंग मिनिमम वेजेस कैन नॉट गो। बहुत सिंपल और इलॉजिकल एग्जांपल दूं, बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर उससे तो नीचे नहीं जाएंगे, उससे ऊपर ही जाना। अब तुम बोलोगे बेसमेंट, नहीं, ग्राउंड फ्लोर हुआ ना ग्राउंड फ्लोर, दैट इज द थिंग। इससे लोअर नहीं हो सकता, इससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो ये जो फ्लोर वेज है ना ये वो ग्राउंड लेवल है जिससे नीचे नहीं जा सकते, इससे हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और नाम में दिया हुआ है देखो नेशनल मिनिमम बेस वेज। अब क्या फर्क होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ बिटवीन नॉर्मल वेजेस, मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेजेस। तो फ्लोर वेजेस है ना, पहली बात तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। नाम में बोला ना नेशनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड दिस। ठीक है, अच्छा क्या डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा, तो वो सब जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को देख के ये फ्लोर वेजेस डिसाइड किया जाएगा। बराबर, इतना समझ में आया पहले फ्लोर वेज। अब इसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हर एक जगह का मिनिमम वेज। ओके, तो मिनिमम वेज है ना हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होगा, हर एक सेक्टर का और हर एक काम का अलग अलग होगा, समझो। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वर्क सेक्टर एक्सेट्रा, कंसिडरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव केप्ट द फ्लोर वेज। ठीक है, तो ऐसे समझो ये फ्लोर वेज है ना ये सबके लिए है, नेशनल लेवल पे है, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ सेक्टर और अ वर्क। ठीक है, अच्छा मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकता है, स्टेट भी डिसाइड कर सकती है। हम बात करते हैं ना बार बार जो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल लेवल पे आती है तो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल हुई, स्टेट वाले के लिए स्टेट हुई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो सेट दिस, स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो सेट दिस, बट फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट करेगा। ठीक है, अब मिनिमम वेजेस में whosoever is the government, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, कैन नॉट go level below or down than minimum wage, floor wages. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 350 रुपीज रखे हुए हैं फ्लोर वेज। ठीक है, अब जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट है, दे कैन कीप 350 और अबव बट नॉट लोअर देन 350। ठीक है, तो चलो गुजरात गवर्नमेंट ने रख दिया 400 रुपीज, चलेगा? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने रख दिया 300 रुपए, चलेगा? नहीं। ये समझ में आया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर वेजेस एंड योर मिनिमम वेजेस। वापस से एक बार 2 सेकंड में फटाफट बोलती हूँ। तो फ्लोर वेजेस वो नेशनल लेवल पे एक मिनिमम बेस डिसाइड किया जाएगा, तो ये नेशनल लेवल पे डिसाइड हो रहा है तो कौन डिसाइड करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब भी मिनिमम वेजेस सेट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड बिलो दिस फ्लोर वेज। ठीक है, अब फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता है, तो दे कंसिडर द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके बेसिस पे ये फ्लोर वेज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, रीजन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वर्कर्स। अगेन उस लोगों को देखो खाली पैसा मिलना, अभी पैसे मिलने से वो क्या करेगा, उसकी अगर बेसिक नेसेसिटीज या लाइवलीहुड ही कैरी ऑन नहीं हो रहा तो वो मिनिमम वेजेस का भी क्या कर लेगा, इसीलिए वो कंसेप्ट आया फ्लोर वेजेस का। अब मिनिमम वेजेस ये बोलता है कि हम ना हर एक इंडस्ट्री का, एक सेक्टर का और एक काम का मिनिमम वेज डिसाइड करेंगे
जो कि कभी भी फ्लोर वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ ज्यादा होगा तो क्या करने का? सपोज हम लोगों के फ्लोर वेज बाद में डिसाइड हुए और ऑलरेडी मिनिमम वेजेस डिसाइड हो गए थे, ठीक है, तो दो सिचुएशन हो सकता है, मिनिमम वेजेस फ्लोर वेजेस से कम है तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट बढ़ा देगा, लेकिन बढ़े हुए तो क्या कम करेगा? नहीं, फिर वो एज इट इज रखेगा। समझ आया? तो ये है मिनिमम वेज एंड दिस इज योर फ्लोर वेज। इसीलिए वो लोगों ने देखो क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लोर वेज, स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड and the scope of regional variation. No state can fix the minimum wages below this level. अब क्लियर हुआ? आगे भी तुमको ये प्रोविजन थोड़ा सा डिटेल में वापस आएगा तो उस टाइम पे अपना इसको रिवाइज करेंगे। Are we clear with this much? The first answer is clear, which is your features of this code. ठीक है, चलो फटाफट से हम इसको लिखते हैं, नए कोड की शुरुआत करते हैं, फिर आगे जाएंगे। Let us start with the definitions now. टोटल हमारे पास में 10 डेफिनेशंस है। 10 में से आप लोगों के लिए सिर्फ 2 डेफिनेशंस है जो नहीं है, जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी वैसी वाली। बाकी की डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो हम लोगों ने पहले वाले कोड में कर दी है, और बाकी सारी डेफिनेशंस के जो नाम है वो आपको सुने सुने लगेंगे, तो नॉट सो मच डिफिकल्ट थिंग। फटाफट से पहले पढ़ते हैं, फिर लिखने वगैरह का काम करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव is called as appropriate government। ठीक है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये तीसरी टाइप की गवर्नमेंट है? नहीं। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ? सूटेबल, मतलब अप्रोप्रिएट टू दैट थिंग। ठीक है, तो अबे ये ना दो चीज याद रखना, जो भी इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल के कंट्रोल में आती है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी एस्टैब्लिशमेंट स्टेट के कंट्रोल में आती है और सेंट्रल के अलावा की सारी एस्टैब्लिशमेंट वो किधर जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतना सिंपल सा और छोटू सा डेफिनेशन है। हम बार बार नहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सुनते, तो होता क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो बस इतना याद रखने का, सेंट्रल वालों के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल, स्टेट वालों के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। So appropriate government means where the establishment is carried on by or under the authority of central government. Establishment of railways, mines, oil fields, ports, air transport, telecommunication, नाम से समझ में आ जाएगा। Corporation authority established by a central act. Central public sector undertakings, their subsidiary company owned or controlled by the central government. भेल का नाम सुना होगा, NTPC, ONGC, that is your central public sector enterprises। ठीक है, तो वो उसके कंट्रोल में आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स जो लोगों के कंट्रोल में आएंगे, एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट उस केस के लिए हमारा होगा स्टेट गवर्नमेंट। एंड बाकी के लिए जहाँ पे सेंट्रल आया, कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आया, हर जगह के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बट वो लोग कभी कभार ऐसे 3 मार्क के लिए पूछ ले, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। 1 नाउ सी द सेकेंड एंड थर्ड डेफिनेशन। नाम सुने सुने लग रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमने पढ़े थे ना, जो वो फर्स्ट वाले कोड में सेम टू सेम डेफिनेशन है, बराबर। लेकिन अगर डेफिनेशन आया तो हम क्या उधर ये लिख के आएंगे सेम एज द कोड नंबर दिस? नहीं ना, तो अपने भले लिखते नहीं है इसको, हम लिखेंगे ऐसा सेम एज, बट रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रिवाइज तो कर लेते साथ साथ में। तो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन था? चलो फटाफट से देखते हैं, जो इतनी सारी डेफिनेशन किया था हम लोग ने, उधर से देख लेते हैं। यस, चलो। सो हु इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब किसने हायर किया होगा इसको? कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया होगा। ठीक है, इट मे हैपन दैट इट इज विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसमें कौन इंक्लूड होगा? तो जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होगा वो इंक्लूड होगा, लेकिन हु विल बी एक्सक्लूडेड? तो जो रेगुलर परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड, जो रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे जिसका इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सक्लूडेड, एंड जिसको सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड फंड वगैरह मिल रहा है दैट इज आल्सो एक्सक्लूडेड, बराबर। सो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। नाउ हु इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर? तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या हुआ? तो कॉन्ट्रैक्टर मींस दैट पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करने का काम करता है, जो बाकी के गुड्स एंड रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है, एंड कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स योर सब कॉन्ट्रैक्टर, बराबर। तो ये हो गया आप लोगों का डेफिनेशन। हम अभी वाले डेफिनेशन की जब नोट्स बनाएंगे तो सेम लिख देंगे, बट रिवाइज कर लिया था। ठीक है,
अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम लोगों ने वापस लिखी है, लेकिन कुछ सिमिलर लगेगी आपको। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, तो एम्प्लॉय इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, सब आ गया। अच्छा, इसमें वो सैम भाई आएंगे क्या? सैम भाई कौन थे? सैम भाई सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल। यस। वर्कर की डेफिनेशन में सैम भाई आएंगे? नहीं। याद है वो एम्प्लॉय और वर्कर का तो हम लोगों ने डिफरेंस किया था वो। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सब इंक्लूडेड दिखेंगे, बट आप लोगों को दो लोग एक्सक्लूडेड दिखेंगे। वन विच इज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब हुआ ट्रेनी, एंड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। बराबर, दैट इज अबाउट योर एम्प्लॉय का डेफिनेशन। अच्छा, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन याद है कोड में जो हम लोगों ने किया था? एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ? तो एम्प्लॉयर का मतलब हुआ जो भी हमारे एम्प्लॉइज को हायर करता है, एंड एक मिनट कहाँ गया, हाँ, सो whoever hires the workers or the employees is called as your employer। अब है ना, अलग अलग जगह पे हम लोग एम्प्लॉयर का नाम अलग अलग बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, फैक्ट्री हुआ तो ऑक्यूपायर, माइन हुआ तो ओनर, एजेंट, मैनेजर, अदर एस्टैब्लिशमेंट के केस में द पर्सन हु हैज एन अल्टीमेट कंट्रोल, ठीक है, and that managing director, contractor, legal representative of the deceased employer, he will be called as your employer। same to same definition here, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमारी 5 डेफिनेशन हो भी गई, क्योंकि सेम ही थी और सिमिलर थी तो हो गया। तो पहला डेफिनेशन था आप लोगों का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन सेंट्रल के केस में सेंट्रल, स्टेट के केस में स्टेट, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो हम लोगों ने पहले वाले में किया था, सेम। हु इज एन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय मीन जिसमें सैम भाई इंक्लूडेड होंगे और जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, सुपरवाइजरी सब लोग इंक्लूडेड होंगे, बट इस पे दो लोग इंक्लूडेड नहीं होंगे। एक अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब ही ट्रेनी होता है वो, एंड दूसरा जो भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन का मेंबर है, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जिसको एम्प्लॉय डिक्लेयर किया रहेगा, ऑब्वियसली विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का डेफिनेशन सेम एज योर लास्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की भी डेफिनेशन हम लोगों ने वहां पे किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस इज दैट डिफरेंट पॉइंट, बाकी आपको फर्स्ट पॉइंट सेम मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट मतलब जहां पे ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोसेस और that industry is being carried on is an establishment, it also includes your government establishment, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए नया है और ये वाला नया है, ठीक है। उसके बाद का जो है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इन्होंने नए दो डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, वेजेस किया था, वेजेस याद है, पूरा का पूरा डेफिनेशन है सेम, ठीक है। 1-2 मिनट में हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, वेजेस की डेफिनेशन में सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड हो रही थी, क्या था वो? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस रिटेनिंग अलावेंस इफ एनी, ठीक है। अच्छा, लिस्ट इतनी बड़ी थी कि जिसमें बहुत सारे आइटम्स एक्सक्लूड किया जा रहा था। अच्छा, एक्सक्लूजन में ना आप लोगों को जो इरेगुलर नेचर पे जो फंड वगैरह होते हैं और जो रियम्बर्समेंट टाइप की चीजें होती है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सक्लूजन की ये लिस्ट बनती थी, बट इसमें आप 3 पॉइंट बहुत काम के थे। पहला वाला पॉइंट ये बोलता था कि जब आप लोग पेमेंट कैलकुलेट करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू आई, जिसका वर्किंग नोट हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब वो एक्सक्लूडेड आइटम्स अगर मोर देन 50% ऑफ द वेजेस है, तो जितना भी वो मोर देन वाला अमाउंट होगा आप उसको वेजेस में ऐड बैक करोगे, ठीक है। दूसरा रूल नंबर 2 ये बोलता था कि जब आप लोग मेल एंड फीमेल वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को एचआरए और वो जो 2-3 फैसिलिटीज दिया था उसको आपको ऐड करना है, फॉर द पर्पज ऑफ रियल इक्वालिटी एंड नॉट ओनली ऑन द पेपर इक्वालिटी, ठीक है। थर्ड वाला उन्होंने बोला था कि अगर आप इन काइंड पे करते हो, मतलब आप उनको वेजेस के साथ साथ कुछ गुड्स या ऐसे कुछ सर्विसेज दे देते हो, तो आपको देना है वो अप टू 15% मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज्यादा होगा तो आपको वो कैश में देना पड़ेगा, बराबर। तो ये तुम्हारी वेजेस की डेफिनेशन थी, तो यही सेम वेजेस की डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। वेरी क्लियर विद दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज योर वर्कर। अभी वर्कर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें वो सैम जो था ना वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वर्कर किसको बोलेंगे हम लोग? जो मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी वर्क करता है, इज अ वर्कर। बट इसकी डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होते हैं कौन नहीं इंक्लूड होते हैं वो देखो। तो इंक्लूड कौन होगा? द वर्किंग जर्नलिस्ट, याद है लास्ट वो रीता रिपोर्टर, ये उधर इसमें आएंगे। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय वो इसमें आएंगे।
अच्छा यहाँ पे ना अभी हमने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको एक चीज आएगा कि जिस भी वर्कर को अगर हमने काम से निकाल दिया और उसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर डिस्प्यूट हुआ और उसकी वजह से उसको काम से निकाल जा रहा है, फिर वाइस वर्सा एक सिचुएशन आएगी, तो उस कैटेगरी में उस वर्कर को भी हम लोग वर्कर की डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। तो 3 लोग वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से जिसको काम से निकाल दिया है या काम से निकाल दिया उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, दे विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर। बट नाउ दिस पीपल विल नॉट बी इंक्लूडेड। सुना सुना और देखा देखा लगेगा। एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एक्सक्लूडेड। पुलिस सर्विस और ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्रिजन आया था वो वर्कर वाले डेफिनेशन में। फिर सुपरवाइजर उन्होंने दिया था दैट एक्सीड्स द वेजेस ऑफ 15,000 पर मंथ। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, उधर की वर्कर की डेफिनेशन में सुपरवाइजर के लिए 18,000 पर मंथ वाला था, इधर 15 है, इसीलिए ये डेफिनेशन वापस लिखा हुआ है। समझ आया? तो वहां के लिए वो 18,000 पर मंथ दिया हुआ था वर्कर की डेफिनेशन में, इधर इट इज 15,000 पर मंथ। जिसकी भी वेजेस एक्सीडिंग 15,000 per month will be included as a definition of worker for code on wages act. But if you go as per your code on that first one, उधर supervisor wages exceeding 18,000 per month था, ठीक है। ये माइन्यूट पॉइंट होता है, ओके। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर। तो ये हो गया आप लोगों का जो मेन आपने नॉर्मल डेफिनेशन किया हुआ था वो वाला, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये वाले जो सबसे काम की है यहाँ पे, इन्होंने डेफिनेशन दिया है आप लोगों को सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का, ठीक है। अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने ना इक्वल रेम्यूनरेशन के बारे में एक पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन में हमने क्या बोला था, मेल एंड फीमेल वर्कर इन दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा इक्वल पेमेंट कब मिलेगा, जब वो लोग काम भी तो इक्वल करे, बराबर। तो देखो इसलिए आपको डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। सेम मतलब एकदम सेम टू सेम है एग्जैक्ट, सिमिलर का मतलब हुआ 19-20, ठीक है। तो इक्वल रेम्यूनरेशन कब मिलेगा भाई, जब दोनों जन सेम काम कर रहे होंगे तभी जो सेम रेम्यूनरेशन मिलेगा ना। एंड उधर ही हम लोग देखेंगे ना कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बराबर। तो उन्होंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसको हम लोग बोलेंगे सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ये समझ में आया। तो जिस भी काम करने में ये सेम लग रहा है ना, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, अगर ये चीज सेम लग रही है ना तो ये वर्क ऑफ सेम और सिमिलर नेचर हुआ। मतलब स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट एंड द एक्सपीरियंस, अगर ये चारों चीजें सेम है तो वो चाहे मेल परफॉर्म करे या फीमेल परफॉर्म करे, दोनों को क्या मिलना चाहिए इस काम का, इक्वल रेम्यूनरेशन। समझ आया? तो जो काम करने में श्री सेम है, मतलब स्किल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एफर्ट एंड द एक्सपीरियंस, तो उस काम को हम लोग बोलते हैं सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। एंड इसी काम के लिए मेल वर्कर को, मेल एम्प्लॉय को या फीमेल वर्कर को या फीमेल एम्प्लॉय को इक्वल पैसा मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा कुछ एग्जांपल दिए, मुझे बताना सेम वर्क होंगे कि नहीं होंगे, मैं उसमें फिर टिक मार्क करूंगी। तो एक फैक्ट्री में ना पैकिंग का वर्क है, बिस्किट्स पैक करने हैं बॉक्सेस में, ठीक है। मेल भी कर रहा है, फीमेल भी कर रहा है, सेम वर्क, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर आएगा डेफिनेशन में, ओके। सेल्स स्टाफ है एक स्टोर में, जैसे हम लोग नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस करने जाते हैं तो वहां पे फीमेल स्टाफ भी होती है, मेल स्टाफ भी होती है, दोनों का काम क्या होता है, सेल करना। और फ्रिज है, टीवी है, एसी है, उसको सेल करना। स्किल सेम, एफर्ट सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम, सब कुछ सेम, ओके। ऑफिस क्लर्क डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, सेम। अच्छा मशीन ऑपरेटर है ना, ऑफिस रिसेप्शनिस्ट, अलग है काम की सेम वर्क, अलग अलग है। मशीन ऑपरेटर में इंक्लूड हेवी मशीन ऑपरेटर ऑल्सो, बराबर। तो उधर स्किल अलग लगेगा, एफर्ट अलग लगेगा। ऑफिस रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है जो भी जैसे कोई कस्टमर आया, क्लाइंट आया या कुछ भी इंक्वायरी वगैरह आई, फोन वगैरह आए, उसको रिसीव करना, सेम वर्क है नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग वेजेस होगा तो चलेगा, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज इधर ना काम सेम है, ना उसमें काम करने की स्किल सेम है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो इसको आप लोग सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर नहीं बोलोगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर दिस डेफिनेशन इज गिवन। कुछ समझा क्या? देखो एक बार पढ़ते हैं।
सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच the skill, effort, experience, responsibility required are the same when performed under similar working condition by the employee. If there is any three, that is your this thing required for employee of any gender, the difference is practically of no importance in relation to the terms and conditions of employment. That is also called as your same work or work of similar nature. कुछ समझ में आया क्या? This is your definition. अब लास्ट वाली ये जो डेफिनेशन है ना, ये है आप लोगों का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। अब अपने के पास ना एक और कोड है जिसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है। उसमें आपको ना इसके बारे में एकदम डिटेल में और भर भर के आने वाला है, वो पूरा चैप्टर इस चीज के बारे में बात करता है, बट इधर डेफिनेशन दिया हुआ है तो ब्रॉडली डेफिनेशन समझो और डिटेल में हम लोग उस कोड में करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ, झगड़ा, ठीक है। एंड इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है। तो कौन लोग होंगे, किसके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है? एक, ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फेमस इज योर एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, वेरी फेमस केस। अच्छा, दो वर्कमैन के बीच में आपस में भी तो झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, दो वर्कमैन के बीच में हो सकते हैं तो दो एम्प्लॉयर के बीच में भी तो हो सकते हैं। सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो दो एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट इस डेफिनेशन में कवर्ड होंगे ना, वो डिस्प्यूट इससे रिगार्डिंग होते हैं द डिस्प्यूट एंड द डिफरेंस इज बिटवीन आइदर द एम्प्लॉयर और द वर्कमैन, वर्कमैन एंड द वर्कमैन, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, बराबर, इनके बीच में डिस्प्यूट होगा। अब प्रॉब्लम ये है डिस्प्यूट किससे रिगार्डिंग होगा, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ऐसे लड़ने लग गए तो वो थोड़ा ना डिस्प्यूट हो गया, क्यों हुआ है डिस्प्यूट वो समझो, ठीक है। तो अभी जो आपने बात किया ना कि कोई भी एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया, या वो बोलते हैं ना डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंच, इसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो गया, बराबर, फर्स्ट केस। या फिर डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट किया, इसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोई भी रीजन हो, उस रीजन को आप लोग इस डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। अच्छा, इसके अलावा के डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे, ये समझ में आया। नाउ सी, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस, पहली बात तो डिस्प्यूट या डिफरेंस किसके बीच में हुआ है, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, वर्कमैन एंड द वर्कमैन, ठीक है, which is connected with the employment, non-employment, terms of employment or conditions of the labor, ठीक है। Now any dispute or difference between an individual worker and an employment connected with or arising out of discharge, dismissal, termination, retrenchment of such worker, ये सारे टर्म्स ना आप लोगों को डिटेल में आएंगे उस कोड के अंदर, तब और डिटेल में सारी चीजें समझ में आएगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन याद रखोगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो दिस इज योर 10 डेफिनेशन। नया वाला कौन सा था, एक आप लोगों के लिए सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, एंड दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बाकी के सुने सुने पढ़े पढ़े वाले डेफिनेशन है, फटाफट से एक बार वापस बोलते हैं। पहला था आप लोगों का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल के केस में सेंट्रल, स्टेट के केस में स्टेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेम जो हम लोगों ने लास्ट कोड में किया। एम्प्लॉय का मतलब हुआ जो भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल काम कर रहा है, एंड जिसको गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया एम्प्लॉय, वो भी इस डेफिनेशन में आएगा, बट दो लोग नहीं आएंगे, एक तो अप्रेंटिस दैट इज द ट्रेनी, एंड द वन जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन का मेंबर है, ठीक है। एम्प्लॉयर का डेफिनेशन इज द सेम। इस्टेब्लिशमेंट मतलब इस प्लेस पे जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड ऑन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स पहले तो डिस्प्यूट हुआ है या तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, किससे रिगार्डिंग हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशंस ऑफ लेबर। अच्छा, इसमें और वो डिस्प्यूट भी आएगा जो एक इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में हुआ है ड्यू टू द डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर, ठीक है। देन कमिंग टू द वर्क, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, in respect of which the three required is same, that is skill, responsibility, effort and the experience are the same। और अगर एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है तो बस 19-20 का फर्क है, इसलिए उसको सिमिलर नेचर बोलेंगे। तो इस केस में इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, इसलिए आपको ये डेफिनेशन दिया हुआ है।
वेजेस का डेफिनेशन सेम टू सेम आपके लास्ट कोड का, वर्कर के डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क, एक तो आप लोगों को ये जो थर्ड पॉइंट है ना ये नया हुआ, ये डिस्प्यूट वाला, और एक ये सुपरवाइजर का जो वेजेस वाला है वो। तो वर्कर मींस एनी पर्सन, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, वो सारे लोग इंक्लूड होंगे, सुपरवाइजरी कैपेसिटी वाला नहीं आएगा। इफ इज ड्रॉइंग द वेजेस एक्सीडिंग 18,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। दूसरा आपका इन कौन इंक्लूड होगा, तो वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसकी वजह से हुआ है या जिसको निकाला उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ वो भी इंक्लूड होंगे। कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो एयरफोर्स, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एक्सक्लूडेड, एंड जो भी पुलिस सर्विस और ऑफिस ऑफ एन एम्प्लॉय और एज अ प्रिजन काम कर रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कुछ गया दिमाग में? कम डेफिनेशन है लास्ट वाले से और देखी देखी सी डेफिनेशन है बस, तो दिस इज द केस। लिख लेते हैं फटाफट, फिर फ्रेश टॉपिक ही चालू करेंगे ब्रेक के बाद में, हो जाएगा, प्लीज फटाफट से लिख दो इसको। चलो, तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने सारी डेफिनेशन खत्म किया। विच कोड वी हैव स्टार्टेड विथ? कोड ऑन वेजेस 2019। ब्रेक से पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस खत्म किया, द प्रॉब्लम्स वी एड्रेस। अब प्रोविजन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट प्रोविजन टू यू ऑल इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। देखो इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात अभी ब्रेक से पहले किया था। नाउ वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। व्हाट इज दैट प्रोहिबिशन ऑन द ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। अच्छा, हमारे एम्प्लॉयर को सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वल रेम्यूनरेशन दिया जाए, वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की। नाउ सी, हम लोग इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से आप लोग देखोगे राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हाट इफ अगर हम लोगों ने बोला चलो इक्वल रेम्यूनरेशन देने के लिए हमारा एम्प्लॉयर रेडी है, ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट के टाइम पे वो ऐसी पॉलिसी बनाता है या कंपनी की ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि प्रीफर्ड मेल कैंडिडेट्स ओनली, बराबर, तो इक्वालिटी अचीव हो पाएगी? नहीं। तो अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्टेज ऑफ वर्किंग में या एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देन अपॉइंटमेंट, देन प्रमोशन होगा उस पर्सन का, अप्रेजल होगा, ट्रांसफर होगा, जो भी चीज हो, हर एक इवेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, बराबर। तो हम ना इक्वल रेम्यूनरेशन से बेटर रादर इफ वी से इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो टू ऑल द जेंडर, दैट विल बी अ करेक्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग क्या बात करें, that there should be no prohibition of discrimination on the grounds of gender, ठीक है। Now see, no discrimination in an establishment among employees on the ground of gender in matters relating to wages by the same employer। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट कौन से काम में नहीं होना चाहिए? सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर, ठीक है। तो नाउ सी, by the same employer respect of same work or work of a similar nature done by an employee, ठीक है। Now no employer shall reduce the rate of wages of an employee and make discrimination on the ground of sex while recruiting any employee for the same work or work of similar nature। अब आगे देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, एक इंसिडेंट है। तो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग ने अगर हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हैं, सो देयर इज अ फैक्ट्री situated at some remote location, ठीक है, एंड वो फैक्ट्री हमारे जो नियर बाय एरियाज है रेसिडेंस और वो सबसे वो काफी दूर है वो फैक्ट्री, ठीक है। अभी नाइट टाइम पे ना वहां पे बहुत कम लोगों का आना जाना होता है और एकदम रिमोट लोकेशन आइसोलेटेड है, ठीक है। तो अपना एम्प्लॉयर ना क्या बोल रहा है कि अभी तक वो फीमेल एंड मेल वर्कर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता था, काम सब इक्वली हो रहा था, सब बराबर चल रहा था, बट अभी अचानक से हमारा एम्प्लॉयर बोलता है कि अभी नाइट टाइम की जो ड्यूटी है फॉर दिस विमेन एम्प्लॉय, ठीक है, उसको मैं वहां पे जो फैक्ट्री सिचुएटेड है रिमोट लोकेशन पे वहां जाने की परमिशन नहीं देता हूँ, ठीक है। तो क्या विमेन एम्प्लॉय ऐसा बोलेगी कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? नहीं। एम्प्लॉयर ने ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया या एम्प्लॉयर ने वो वुमेन वर्कर को वहां जाने से प्रोहिबिट क्यों किया? जस्ट फॉर हर सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। तो हमने नॉर्मल जनरल टर्मिनोलॉजी ये पढ़ी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट जिस जगह पे विमेन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है और अगर उधर अपना एम्प्लॉयर ना बोलता है तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया? नहीं, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, सी, however discrimination is allowed where the employment of women in such work is
प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, बराबर। तो ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। 2 पॉइंट आएंगे। पहला वाला बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। एक एस्टैब्लिशमेंट में जब 2 जन काम कर रहे हैं सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का, तो वहां पे उस एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर will not make a discrimination between any of that employees, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन में ये भी आता है कि वो अगर फीमेल का उसने वेजेस रिड्यूस कर दिया या इस टाइप का कुछ चीज, वो भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब रिक्रूटमेंट होता है ना, रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट अगर जिस एम्प्लॉयमेंट पे विमेन का वर्क रेस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है और अगर उधर एम्प्लॉयर मना करता है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ? आंसर इज नो। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखो। अच्छा, कभी अगर झगड़ा हो जाए इस बात पे डिस्प्यूट हो जाए एम्प्लॉयर वर्कर्स के बीच में या किसी के भी बीच में कि किसको बोलेंगे वर्क ऑफ सेम नेचर और सिमिलर नेचर, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कल वाले वो उसमें कोड में भी आ रहा था ना कि जहां डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा। समझ में आया? तो सी when any dispute arises as to whether the work is of same or similar nature, such dispute shall be decided by the authority, ठीक है। Now starting with your chapter called as minimum wages। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो वो बता देती हूँ। मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करेगा, कैसे फिक्स करेगा, उसका एक प्रोसीजर। उससे पहले मिनिमम वेजेस फिक्स कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने ना मैनेजमेंट करके जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, पता है थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, वो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, मस्त एकदम फेवरेट लोग। वो लोग ने ना, एक ने दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वैसे फिर आया था मॉडर्न मेथड, तो उसमें पता है टाइम वर्क, पीस वर्क, ऐसे सब आता था। तो मिनिमम वेजेस में भी ना हम लोग टाइप डिसाइड करेंगे कि अगर कोई टाइम बेसिस पे काम कर रहा है तो उसका मिनिमम टाइम रेट डिसाइड हो, पीस पे काम करने वाले का पीस रेट डिसाइड हो, ओवर टाइम करने वाले का एक ओवर टाइम रेट डिसाइड हो, ठीक है। देन वेजेस का डेफिनेशन, जैसे आप लोग वेजेस का डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें पता है आता है क्या चीजें इंक्लूड होगी और क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। सेम मैनर में जब हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करेगा तो वो वेज का अमाउंट, सपोज गवर्नमेंट बोलता है एक काम का एक दिन का मिलना चाहिए 1000 रुपए पर डे, तो ये 1000 रुपए का अमाउंट कैसे आया, वो लोगों ने क्या कैलकुलेट किया उसमें, तो वो क्या कैलकुलेशन आएगा आप लोग वो पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने मिनिमम वेजेस के बारे में बात किया, ठीक है। चलो, हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक काम का रख दिया है 1000 रुपए। मिनिमम वेजेस एक्ट जब था या अब जो चैप्टर है कोड के अंदर, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हर एक वर्कर को कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर। तो एक ये ऑब्जेक्टिव है, तो हमने चलो मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया। अब अपना एम्प्लॉयर क्या बोलता है, ठीक है मैं मिनिमम वेज पे करने को तैयार हूँ, बराबर, चलो मैं मिनिमम वेज से ज्यादा पे करने को तैयार हूँ, 1200 रुपया पर दिन के, ठीक है। वर्कर के लिए अच्छा है। अब सामने वो ये बोलता है जब वो 14 आवर्स की ड्यूटी करेगा इन अ डे, देन आई विल पे हिम 1200 रुपीज पर डे, ठीक है। क्या अब ये चीज आप लोगों को ठीक लग रही है? चलेगा ये चीज? So now, when the government decides the minimum wage, at that time, they also have to fix number of working hours in a day. समझो बहुत ध्यान से, नहीं तो क्या होगा पता है, मिनिमम वेज फिक्स करने का ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वेज तो फिक्स कर दिया लेकिन एम्प्लॉयर बोलेगा 12 घंटे की ड्यूटी करो, 15 घंटे की ड्यूटी करो या 16 घंटे की ड्यूटी करो, तो अल्टीमेटली फिर मिनिमम वेजेस रखने का कोई मतलब ही नहीं है। व्हेन यू डिवाइड ना, वो चीज को आप लोग जब डिवाइड करोगे ना, तो आप लोगों का अमाउंट देखना कैसे आएगा, तो डजंट मेक एनी सेंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल ऑफ द पर्पस गेट फेल, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वेज तो आप लोग उसका पूरा पढ़ोगे, क्या प्रोसीजर, क्या टाइप, सब कुछ। उसके साथ साथ में अगर हमने ये फिक्स नहीं किया ना, तो पूरे के पूरे उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। तो along with the minimum wage, the number of working hours has also to be fixed in a day। जैसे वो ऑक्यूपेशनल वाले कोड में आपने पढ़ा था ना, 8 घंटे का ड्यूटी, मैक्सिमम इतना, हर एक दिन का तो रेस्ट मिलना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फिक्सिंग द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर जाता है तो उसको ओवर टाइम बोलेंगे एंड फिर ओवर टाइम का भी एक रेट डिसाइड किया जाएगा, समझा। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग बस इसी मिनिमम वेजेस की पूरी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बस अभी अभी सुनते जाना। नाउ सी व्हाट दे आर टेलिंग इज
Section 5 makes it mandatory for every employer to pay to any employee wages at least equal to the minimum rate of wages. But obvious वो करना है, कौन फिक्स करेगा मिनिमम वेज? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ मिनिमम वेजेस। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा, हम लोग थोड़ा अपना मैनेजमेंट का सब्जेक्ट याद करते हैं। टाइप्स में आप लोगों को आएगा टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम, ठीक है। देखो आप लोगों को मिल जाएगा ये। अब मुझे बताओ ये दो चीज क्यों है, मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। ट्रेडिशनली जब पहले पहले बार ये चीज हुआ था ना, जब कंसेप्ट आया था, तब हमारे पास में सिर्फ टाइम रेट सिस्टम था, बराबर। फिर क्या होता था पता है, जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तुमने फिक्स कर दिया 8 आवर्स ऑफ ड्यूटी, अगर कोई 8 आवर्स का काम करता है दिन का, तो उसको 1000 रुपए पर दिन के मिलेंगे, बराबर। अब होता क्या है, देखो जो पीस रेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पीस बेसिस पे काम कर रही है, जैसे टेलर है ना, उसमें ऐसे हो गया, सपोज ऐसे समझ लो कि वो जितना सिलाई करेगा, जितने कपड़े बनाएगा, उसको उतना पेमेंट। अब हो क्या रहा था, टेलर को भी 8 घंटे की जो ड्यूटी है, ठीक है, उसने जितने भी पीसेस बनाए, ओके, सपोज इसने ना 20 पीसेस बना लिए आज के दिन के, ठीक है, 8 घंटे में उसने इतने पीस बनाए। तो एक ये टेलर है और दूसरा एक टेलर जो एकदम महा आलसी है, उसको पता चल गया कि पूरे दिन में मैं 8 घंटे में एक पीस बनाऊं कि 20 बनाऊं कि 40 बनाऊं, मुझे पेमेंट उतना ही मिलने वाला है। तो एम्प्लॉइज को कोई मोटिवेशन है यहाँ पे ज्यादा काम करने का या ज्यादा चीज करने का? एम्प्लॉइज को वैसे भी मोटिवेशन नहीं होता। उसके बाद में अगर हम लोग ऐसी सिस्टम करेंगे तो और मोटिवेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनली द सिस्टम वाज टाइम रेट सिस्टम, कि 8 घंटे की ड्यूटी किया, ये लो आपकी पगार और घर जाओ, ठीक है। बट देन धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम रेट के लिमिटेशन आने लगे, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में पीस बेसिस पे काम होता है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे काम होता है, तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन कब आएगा, जब उसको पर यूनिट का पैसा दिया जाए, ताकि वो मोर एंड मोर यूनिट्स बनाए, तो उसको जितना ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतना पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयर के लिए फायदे की बात क्या होगी, देखो अब उसको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो अब वो अगर टाइम बेसिस पे करता, तो हम लोगों की वो एम्प्लॉयज लोग बनाते नहीं, तो उसका प्रोडक्शन स्लो हो जाता। समझ आ रहा है? अब प्रोडक्शन स्लो हुआ मतलब आगे की सारी चेन ऑफ एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए भी विन विन सिचुएशन और हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी विन विन सिचुएशन। उसकी वजह से हम लोगों ने लाया पीस रेट सिस्टम, बराबर। तो अब अपनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का या किसी सेक्टर का, इंडस्ट्री का मिनिमम रेट डिसाइड कर रही है, तो वो यही दो टाइप से करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री टाइम बेसिस पे चलती है, 8 घंटे की ड्यूटी या जो भी, तो उसका एक मिनिमम टाइम रेट डिसाइड करेगी, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन में पीस बेसिस पे काम किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे काम किया जाता है, तो उसका एक मिनिमम रेट सेट किया जाएगा। क्या? 1 पीस इज इक्वल टू हाउ मच रेट इज द मिनिमम रेट। समझ आया कुछ? तो ये है आप लोगों का टाइप्स ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है। देखो तो टाइप्स में आएगा आप लोगों को फॉर टाइम वर्क एंड फॉर पीस वर्क। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है, देखना। तो इन्होंने लिखा है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क बेस्ड एम्प्लॉय। हेडिंग तक प्रॉब्लम नहीं थी, अभी अंदर देखना। वेयर द एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, बराबर, मतलब ये कौन से वाले? सेकेंड टाइप पे जा रहे हैं। बट appropriate government shall fix a minimum rate of wages for securing such employee a minimum rate of wages on a time work basis। नहीं समझा ना? अभी तक तो यहाँ तक सिंपल क्या लिखा था, जो मिनिमम वेज पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा, जो इंडस्ट्री टाइम बेसिस पे काम कर रही है उसका टाइम रेट, जो इंडस्ट्री पीस बेस पे काम कर रही है उसका पीस रेट। अब इन्होंने क्या बोला, जो पीस वर्क पे काम कर रहे हैं ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका मिनिमम टाइम रेट भी डिसाइड करेगी। अब ये क्यों कंफ्यूजन है? अब ध्यान से सुनना। जब तक हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, तब तक हमारे एम्प्लॉयज के लिए विन विन सिचुएशन थी। जितना ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब पता है कुछ कुछ सीजनल फैक्ट्रीज या कभी कभी बिजनेस एक स्टेगनेंट स्टेज पे भी होता है, मतलब एक स्लैक पीरियड भी आता है, जहाँ पे अगर सामान पहले आपके गोडाउन में जितना सामान है वो बिकेगा नहीं, तब तक आप नया प्रोडक्शन बनाते हो नहीं। हम पहले वो गोडाउन के सामान को, स्टॉक को क्लियर करने में ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में का नया गुड बनाएंगे, नहीं तो कॉस्ट अल्टीमेटली वेस्ट होता है। अब समझो,
अगर उस टाइम पे प्रोडक्शन लो है, मतलब उस पर्सन को, उस एम्प्लॉइज को जितना उसने पीस बनाया उतने का पैसा मिलने नहीं वाला, बिकॉज ऑलरेडी नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। बट अब इसमें मुझे बताओ एम्प्लॉय की क्या गलती है? उसने मना किया कि मुझे इतना यूनिट नहीं बनाना, या मैं इतना आज के दिन में सिर्फ एक ही यूनिट बना पाऊंगा, नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन इज लो, बराबर। तो उसको पैसा समझो कितना मिलेगा, पता है? 20 यूनिट उसने बना, या 20 रुपए है उसका पर यूनिट का, तो उसको मिला आज के दिन का सिर्फ 200 रुपए, बराबर। अब अगर इसकी जगह वो टाइम रेट पे काम करता ना, तो उसका मिनिमम टाइम रेट होता 400 रुपीज। कुछ समझ रहा है क्या? अब इसके साथ तो इनजस्टिस हो रही है, बट ये इनजस्टिस क्या एम्प्लॉय की गलती की वजह से हो रही है, एम्प्लॉय की विलिंगनेस की वजह से हो रही है? राइट। तो अब है ना, अल्टीमेट मोटिव इज दैट ओनली। कहीं से भी कुछ भी प्रोविजन बनाओ, लास्ट में हमको सिर्फ उतना ही ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय या वर्कर के राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। और मिनिमम वेजेस में अपना ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उसको उसके काम का एटलीस्ट उतना पैसा मिले और उसके राइट्स अफेक्ट ना हो, उसका पेमेंट अफेक्ट ना हो। इसीलिए हमने बोला जो पीस बेस पे काम कर रहा है, अगर कभी किसी जगह पे प्रोडक्शन लो होता है या मशीनरी काम करना बंद कर गए, सब हो सकता है चीजें, तो ये एम्प्लॉय की गलती नहीं है। तो एम्प्लॉय तो पूरा दिन आया बेचारा, 8 घंटा 10 घंटा बैठा भी, उसने पीस बनाने के लिए भी रेडी है, बट काम ही नहीं है, तो उसका पैसा अटक जाएगा। बट दिस इज नॉट द राइट केस। तो व्हेन द प्रोडक्शन इज लो, पीस रेट तो हमने डिसाइड किया हुआ ही है, बट अगर उसको कम मिल रहा है ना टाइम बेसिस के बेस पे, तो हम उसका एक मिनिमम फिक्स टाइम का भी रेट डिटरमाइन कर देंगे, ताकि उसके साथ में कोई भी टाइप का इनजस्टिस ना हो। कुछ गया दिमाग में? इसीलिए ये चीज लिखा है। अब तुम बोलोगे टाइम वालों के लिए ये चीज क्यों नहीं रखा हुआ है? लॉजिकल कहाँ से आएगा? टाइम वालों को तो उनका पैसा मिल ही रहा है ना, 8 घंटे का ड्यूटी किया, 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, तो वहां पे ये चीज नहीं आएगी। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पीस पे। टाइम वालों के लिए द अमाउंट इज फिक्स्ड, बराबर। पीस वालों के लिए इट इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, अब फ्लक्चुएटिंग में अगर प्रोडक्शन लो हुआ तो फिर वो लोगों के लिए प्रॉब्लम, इसीलिए हम लोगों ने उसका एक मिनिमम टाइम वर्क डिसाइड किया। समझा कुछ? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, अब वर्कर्स जो होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेजेस हमारा जो डिसाइडेड होता है वो क्या होता है? मंथली बेसिस पे होता है। बट उससे पहले भी तो होते हैं ना, कुछ लोग आर्ली बेसिस पे होते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे होते हैं। तो जो बाय द मंथ है उसका हम लोग एक महीने का उसको कितना मिलेगा वो डिसाइड करेंगे। आर्ली बेसिस वाले का पर आवर का मिनिमम रेट डिसाइड करेंगे। डेली वाले का मिनिमम डेली का आज के एक दिन का पैसा कितना होगा वो डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? basis of fixation of time work or basis employee, so minimum rate on wages or time work basis may be fixed in accordance with any one or more of the following wage period, by the hour, by the day or by the month. अब एक चीज बताना, ये आगे भी आएगी, बट क्या इधर 2 months लिख सकते थे हमने? एक महीने से ज्यादा हो सकता था। कहीं पे भी सुना हुआ है कोई सैलरीड एम्प्लॉइज हो या वेजेस वाला हो या कुछ भी हो, डेली बेसिस वाला सुना होगा, आर्ली सुना होगा, फोर्टनाइटली भी सुना होगा, मंथली सुना होगा? इसके आगे कभी 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलेगी सुनेगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। द मैक्सिमम पीरियड shall be 1 month only, it shall not exceed the period of 1 month. ठीक है, तो एक महीने का एक महीने में आना चाहिए, ऐसा नहीं 1.5 महीने की सैलरी आपको एक साथ में मिलेगी, ये सब अरेंजमेंट नहीं। एक महीने से कम होगा तो वेल एंड गुड, मतलब वर्कर्स के लिए अच्छी बात है, बट एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ समझ में आया? नाउ द क्राइटेरिया फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज। आप लोग अभी ये याद करो, फीचर्स में ना हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था, दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन। देखो ये वाला, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स इन क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए वेजेस डिसाइड होगा। ठीक है, क्या हम लोग ऐसा बोले वर्कर को जिस काम में ज्यादा स्किल्स लग रहे, स्किल्स भी बोलो या एफर्ट बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हो, तो हम लोग उस काम का थोड़ा मिनिमम वेज ज्यादा रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए वेजेस डिसाइड होंगे। एंड व्हाट आर दैट क्राइटेरिया? स्किल्ड वर्कर के लिए अलग होगा, नॉन स्किल्ड के लिए अलग होगा, बट ऑब्वियस जो मैनुअल काम कर रहा है, जो टेक्निकल काम कर रहा है, जो मशीनरी पे काम कर रहा है, उसका वेज अलग होगा। तो यहाँ पे आपको वो क्राइटेरिया कंसिडर करने हैं। तो व्हेन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, तब वो लोग पहले कंसिडर करते हैं द स्किल ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, ज्योग्राफिकल एरिया और बोथ। जो हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन हम लोगों ने बात किया था कि
जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर जो पूरा दिन धूप में और गर्मी में और उस सब जगहों पे मेहनत कर रहा है, एक वर्कर जो हजार्डस फैक्ट्री में या टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह के यहाँ पे काम कर रहा है, वर्सेस वन वर्कर जो एक ऑफिस में बैठ के सेफ स्पेस पे और अपने उस पे काम कर रहा है, दोनों का वेजेस अलग अलग होगा कि नहीं? अच्छा, किसका वेजेस थोड़ा सा ज्यादा होगा? जो खून पसीने बहा के ज्यादा मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, कुछ फर्क नहीं, बट वो मेहनत करके काम कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए ना वेजेस विल बी डिफरेंट। अभी ये देखो सेकेंड वाला पॉइंट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे इन एडिशन टू सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टेक इनटू अकाउंट द आर्डियसनेस ऑफ वर्क। आर्डियसनेस का मतलब होता है the heaviness of the work, that is the hardship of the work, वो भी आप लोग बोल सकते हो कितनी मेहनत लग रही है उसके ऊपर से। देखो उन्होंने दिया हुआ है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉर्मली डिफिकल्ट टू बेयर, hazardous ऑक्यूपेशन, प्रोसेस और द अंडरग्राउंड वर्क। सिंपल, बहुत लॉजिकल और एकदम छोटी छोटी सी चीजें है, ठीक है? सो दैट इज हाउ दिस मिनिमम वेजेस विल बी फिक्स। अब क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पहले ये पढ़ा, एक इंडिपेंडेंट सेक्शन था जो बहुत सिंपल था, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। पहली बात तो एम्प्लॉयर, सेम एम्प्लॉयर जब दो वर्कर्स या एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अच्छा, किसके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? तो दो जन जो सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं उनके बीच में। दूसरा, एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है? डायरेक्ट रेम्युनरेशन तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, पहले रिक्रूटमेंट की बात आएगी, तो रिक्रूटमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, या किसी भी वर्कर का वो वेजेस रिड्यूस नहीं कर देगा, ठीक है? तो इजी चीज। देन आता है कि मिनिमम वेजेस की हम लोगों ने बात किया, तो मिनिमम वेजेस फिक्स कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड क्या ये ऑप्शनल है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए? डेफिनेटली नो, इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर कि आपको जितना मिनिमम वेज फिक्स किया है उतना तो पेमेंट करना ही है, ठीक है? नाउ मिनिमम वेजेस फिक्स करने के दो टाइप, या तो इधर एम्प्लॉय विल बी वर्किंग ऑन अ टाइम वेज सिस्टम और ही विल बी वर्किंग ऑन अ पीस वेज सिस्टम। तो अगर टाइम वाला है तो उसका एक मिनिमम टाइम अमाउंट डिसाइड कर दो, पीस वाला है तो उसका एक मिनिमम पीस रेट डिसाइड कर दो। बट पीस रेट वाले में एक दिक्कत आती है, दिक्कत ये होती है कि जब प्रोडक्शन लो होता है या ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय उतने यूनिट्स नहीं बना पा रहा, बट एम्प्लॉय मेहनत तो कर रहा है, काम पे तो आ रहा है, पूरा पूरा दिन डेडिकेट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका एक मिनिमम फिक्स्ड टाइम रेट भी डिसाइड किया जाएगा ताकि उसको कम पैसे ना मिले, ठीक है? देन we studied about the minimum basis of fixation of time work basis। टाइम के बेसिस पे या तो वो होगा आर्ली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। मंथली से ज्यादा चलेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया, क्या कंसिडर करेंगे फॉर फिक्सेशन? तो उसकी स्किल देखी जाएगी, ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाएगा, एंड द आर्डियसनेस ऑफ द वर्क, द हार्डशिप ऑफ द वर्क, उसको कितना ज्यादा मेहनत लग रही है काम में, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? फिर अब जो मैंने आप लोगों को बोला था ना, जैसे हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 1000 रुपए डिसाइड किए इस काम के, ये 1000 वाला अमाउंट कैसे आया, क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हुए 1000 रुपए आए, वो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बट बिफोर दैट लेट अस राइट विद दिस मच थिंग, देन विल कंटिन्यू। दैट वी आर स्टार्टिंग विद, क्वेश्चन ये बोल रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है? अभी प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत काम का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एकदम काम के हैं, एक ये कंपोनेंट्स वाला, एक प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन वाला, ठीक है? अभी ना कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ, जो अभी अपने बात किया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक काम का डिसाइड किया है 1000 रुपए, ठीक है? अभी तक हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो 1000 रुपए डिसाइड किए होंगे ये ज्योग्राफी वाइज अलग हो सकते हैं, ये काम के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, वर्कर की स्किल के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, ठीक है? बट इस 1000 रुपए में हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स को जोड़ा है और उसके बाद हमको ये 1000 रुपए मिले हैं, वो समझना जरूरी है, ठीक है? तो ऐसे समझ लो हमारे पास में 3 मेथड्स है, 3 में से कोई भी एक मेथड गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा व्हाइल अराइविंग एट दिस 1000 रुपीज, ठीक है? पहला मेथड है बेसिक रेट, मतलब बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस कोला। कोला मतलब वो कोको कोला वाला नहीं, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। हमने वेजेस की डेफिनेशन में डियरनेस अलाउंस पढ़ा था, इसका मतलब क्या था कि महंगाई हमारी सैलरी को देख के तो रुकने नहीं वाली कि नहीं नहीं इसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, मैं रुक जाती हूँ थोड़ा टाइम, तो आटा दाल चावल राशन का जो भी खर्चा होता है या जो भी लिविंग इन्फ्लेशन है वो रुकेगा तो नहीं कहीं पे, ठीक है? लेकिन अपना एम्प्लॉयर भी झुकेगा नहीं कहीं पे, मतलब वो हमारे
इंस्टेंटली सैलरी बढ़ाने वाला तो नहीं है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगी इससे सैलरी तो बढ़ती नहीं रहने वाली, लेकिन आज हमारे वर्कर को या एम्प्लॉय को वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो क्या होता है एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का आपने बहुत सुना होगा डीए टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है, ठीक है, so that is only your cost of living allowance, so to adjust against the inflation and the increasing prices of all this राशन पानी, उसके लिए ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो हम अगर पहले वाले मेथड के हिसाब से जा रहे हैं तो हम पहले वाले मेथड में बेसिक रेट ऑफ वेजेस, ठीक है, जो वर्कर ने काम किया उसका पैसा जो उसको मिल रहा है वो बेसिक वेज को इंक्लूड करेंगे, प्लस उसके साथ में कोला इंक्लूड करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, फर्स्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड बोलता है देखो बेसिक रेट सब में रहने ही वाला है, बेसिक वेज तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद तो सोल्यूशन ही नहीं है, सेकेंड वाले मेथड में भी बेसिक रेट विल रिमेन देयर। नाउ द सेकेंड मेथड मे और मे नॉट इंक्लूड कोला, मतलब with or without cola, but it will include, the second method will include the cash value of essential commodities at a concessional rate, okay। अच्छा आप लोग ने अगर मॉड्यूल 2 पढ़ा होगा तो उसमें ECIPL में एक चैप्टर था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ओके। अच्छा नहीं पढ़ा तो नाम से समझो, एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब ये हुआ ऐसी चीजें जो जीवन जरूरियात के लिए जरूरी होती है, ठीक है, मतलब रोटी एंड कपड़ा, बेसिक नेसेसिटी। अभी सबके हिसाब से एसेंशियल कमोडिटी तुम्हारी अलग अलग होगी, किसी के लिए फोन वाईफाई इंस्टा, किसी के लिए हंसना होगा, बट वो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं होती। एसेंशियल कमोडिटीज मतलब फॉर सर्वाइवल एंड लिविंग बीइंग, ऑल ह्यूमन नीड फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है, उसको हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में पता है राशन कार्ड होता है, वहां पे कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से जो कम प्राइस होती है ना उसमें वो राशन पानी दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट, ओके। तो अभी क्या हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ सपोज अगर हमारे एम्प्लॉयर ने वर्कर्स को क्या दिया, सबको समझ लो राइस दिया, ठीक है, जिस राइस का मुझे नहीं पता बट एग्जाम्पल कुछ 60 रुपीज पर केजी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, हाइपोथेटिकली आई डोंट नो द रेट करंटली, तो ये मार्केट प्राइस चल रहा है राइस का दिस मच, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर ने उनको कुछ 40 रुपीज पर केजी में दिया, बराबर। अब कितने का बेनिफिट हुआ वर्कर को, कितनी कम प्राइस में मिला उनको मार्केट रेट से, 20 रुपए की कम प्राइस में मिला, तो ये 20 रुपए को बोला जाता है द कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट अ कंसेशनल रेट। और एक एग्जांपल देती हूँ, कैंटीन, जो कैंटीन की बात कर रहे थे ना हम लोग पहले वाले कोड में, तो सपोज फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कैंटीन बनी हुई है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट में भी होता है, एम्प्लॉइज के लिए ना खाना बहुत ही अफोर्डेबल और चीप रेट में अवेलेबल होता है वहां पे, ठीक है। तो सपोज हम लोगों ने वर्कर के लिए भी कैंटीन बनाया हुआ है, एंड उस कैंटीन के अंदर जो खाना मिल रहा है, market price of the same food for the same dish items you will get at some higher rate, but at canteen you are getting at a lower rate, तो तुमको एम्प्लॉइज को उतने का फायदा हुआ। अब ये फायदा डायरेक्टली मॉनेटरी फायदा है ना, 20 रुपए मेरे जेब से कम गए तो मॉनेटरी फायदा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। ये 20 रुपया कैश वैल्यू है किस चीज का, तो मुझे जो एसेंशियल कमोडिटीज कंसेशनल रेट पे मिली है उस चीज का। अभी समझ आया। तो सेकेंड रेट में ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स बेसिक वेजेस को तो लेगा ही, इट मे बी विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, but second method will include the cash value of essential commodities at a concessional rate। अभी कुछ समझ में आया। थर्ड वाला है ऑल इंक्लूसिव रेट, मतलब बेसिक वेज भी लेने का, कोला भी लेने का, एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेट्स पे एसेंशियल कमोडिटीज भी लेने का। वापस से बोलती हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो 1000 रुपए पे हम लोग आए थे ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम का 1000 रुपया मिलेगा, इस 1000 रुपए में आपने क्या क्या कंसिडर किया है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये कंसिडर करने के लिए 3 मेथड्स है, 3 में से वो एक मेथड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला मेथड है एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड, बेसिक वेज को लो, बेसिक रेट को लो, उसके साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को कंसिडर करो, ठीक है, जो तुम्हारा डीए है ना वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला मेथड। सेकेंड वाले मेथड में यू विल अगेन टेक बेसिक रेट, बट इट विल बी मे और मे नॉट, मतलब विथ और विदाउट कोला, बट इट विल इंक्लूड द कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट, ठीक है। अब थर्ड वाला मेथड इज ऑल इंक्लूसिव रेट, बेसिक रेट भी लेने का, कोला भी लेने का, एंड कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट भी लेने का। अभी कुछ समझ में आया। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज फटाफट पूछना। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब अपने को क्वेश्चन आएगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें से कौन सी मेथड सिलेक्ट करेगा, तो अभी समझना ध्यान से।
जिस भी एरियाज में या ज्योग्राफिकल लोकेशन में कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हायर है, जहाँ पे हर एक चीज प्राइजी है, ठीक है, तो वो लोग ना उस जगह पे देखेंगे कि हर एक चीज बहुत महंगी अवेलेबल होती है, तो दे मे गो विद द थर्ड मेथड, जिसमें सारा रेट एक साथ इंक्लूड हुआ ताकि वर्कर को थोड़ा ज्यादा पैसा मिले, ठीक है। उनको लगता है कि कुछ एरियाज में, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन में, टायर 2 सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, नॉर्मल सब चीजें अवेलेबल मिल जाती है एट अ कंसेशनल रेट, तो दे मे गो विद द फर्स्ट और द सेकेंड मेथड। कहने का मतलब ये है कि इसमें से तीनों में से कौन सी मेथड सिलेक्ट करना है, ऑफ कोर्स द फाइनल डिसीजन इज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बट क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हुए लोग मेथड डिसाइड करेंगे, तो कंसिडरिंग द ज्योग्राफिकल एरिया, कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ दैट एरिया, उसके बेसिस पे दे विल गो विद आइदर फर्स्ट, सेकंड और द थर्ड मेथड। कुछ गया दिमाग में? दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी देखो, so components of the minimum rates of wages, now see any minimum rate of wages fixed or revised, अभी है ना, हम लोग इसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में, by the appropriate government may consist of method 1 basic rate plus COLA, second basic rate with or without COLA plus cash value of essential commodities available at a concessional rate, and third method is all inclusive rate, basic plus COLA plus cash value। इतना क्लियर हो गया? नाउ सी, so this section lays down a structure for minimum wages that may be fixed or revised by the appropriate government. Provision ensures that minimum wages are not a flat figure, मतलब एक सिर्फ रेट नहीं है, but it's a composite package, so that worker basic standard basic rate भी मिले, वो cost of living standards के साथ भी adjust कर पाए, और उसको इतना पैसा हो कि उसकी livelihood carry on हो सके। तो हमको उनको सिर्फ एक फ्लैट फिगर रेट नहीं दे देना है, हमको उनको एक कंपोजिट पैकेज देना है, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्टिंग बोथ द बेसिक रेम्यूनरेशन एंड द एडजस्टमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये समझ में आया? अब चालू होने वाला है प्रोसीजर। आर वी क्लियर विद दिस पार्ट? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। अब प्रोसीजर शुरुआत करते हैं। प्रोसीजर में ना आप लोगों को बस वो फ्लो चार्ट समझना रहेगा, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, सब प्रोसीजर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो 2 पेज तक जा रहा है ये प्रोसीजर। Now what the procedure is saying us, how the appropriate government will decide कि हमको एक काम का इतना रेट डिसाइड करना है, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो हर स्टेट का भी अलग अलग रेट रख सकते हैं, तो काम तो कितना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल हो कि स्टेट हो, कुछ भी हो, उनके पास में मतलब इतना टाइम है कि वो लोग डायरेक्टली पहले ना सर्वे भी करे कि कहाँ पे कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रहा है, किस काम का कितना पैसा मिलना चाहिए, सब कुछ खुद ही करे, फिर रेट भी डिसाइड करके खुद ही अनाउंस कर दे, ऐसा पॉसिबल है? उनके पास और कुछ काम नहीं है। अब इसीलिए द प्रोसीजर दैट दे विल बी फॉलोइंग इज आइदर ऑफ दिस थिंग, या तो वो लोग कमिटी मेथड फॉलो करेंगे या वो लोग नोटिफिकेशन मेथड फॉलो करेंगे। इन दो में से एक मेथड फॉलो करके द प्रोसीजर विल बी डिफाइंड, एंड इस तरीके से वो लोग फाइनल रेट पे आएंगे, ठीक है। अब कमिटी मेथड का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग ना एक स्पेसिफिक कमिटी बनाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ फाइनलाइजिंग, फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब ये कमिटी हर एक स्टेट की, हर एक जगह की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कमिटी में मेंबर्स कौन होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयर साइड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉइज साइड इक्वल इन नंबर, मतलब जितने एम्प्लॉयर के साइड के रिप्रेजेंटेटिव है उतने ही एम्प्लॉइज के साइड के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर दोनों इक्वल इक्वल हो गया तो डिसीजन कैसे आएगा, इसीलिए हमको चाहिए इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब हम लोगों के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की साइड से आए ना, उसके 1/3 पर्सन हम लोगों को इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, ताकि डिसीजन भी आ जाए और किसी के फेवर में बायसनेस ना हो जाए। इतना समझ में आया? तो कमिटी को अपॉइंट करेंगे, कमिटी अपना डिसीजन देगा, अपना सर्वे वगैरह करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन मेथड से जा रहे तो नोटिफिकेशन में ना पब्लिकली वो लोग पब्लिश करेंगे कि हम इस काम का मिनिमम इतना रेट डिसाइड कर रहे हैं, किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम दिस डेट ऑफ पब्लिकेशन आप हमको अपने ऑब्जेक्शन आके फाइल कर सकते हो, बराबर। तो ये तुम्हारा हुआ नोटिफिकेशन मेथड। अब डिटेल में सुनो दोनों चीज। अगर सबसे पहले हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाई है कमिटी, तो कमिटी अपना रिकमेंडेशन देगी, रिकमेंडेशन के देने के बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक प्रिलिमिनरी रेट पे आएगी कि चलो लेट्स डिसाइड फॉर दिस वर्क इज 500 रुपीज, ठीक है। इसके बाद वो लोग पब्लिश करेंगे नोटिफिकेशन, ओके।
उस पे वो लोग 2 महीने का टाइम देंगे लोगों को कि जिसको भी ऑब्जेक्शन हो ना हो, जो भी चीज हो, आप हम लोग को आके फाइल करो। हमारे प्रपोजल के बारे में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, आपको कुछ भी कहना है, तो आप लोग फाइल करो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वापस इसको कंसिडर करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही लेगा फाइनल डिसीजन कि 500 रुपया रखना चाहिए, इससे कम ज्यादा जो भी है, ठीक है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया, या तो ऑब्जेक्शन आएगा या ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अगर आ गया तो ऑब्जेक्शन सॉल्व करके फाइनल रेट डिसाइड कर दो, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो डायरेक्टली फाइनल रेट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी नोटिफिकेशन आया, उसके कितने टाइम में हम डिसाइड करेंगे कि नाउ द फॉर दिस वर्क 500 रुपीज इज फिक्स। सो जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स द न्यू रेट विल कम इनटू द फोर्स। ये समझ में आया? तो ये है तुम्हारा ब्रॉडली द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, बराबर। अब अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, तो आपको फिक्सिंग के साथ ना हर जगह पे रिवीजन वर्ड भी आ रहा था। देखा था आप लोगों ने? फिक्सिंग और रिवाइजिंग, फिक्सिंग और रिवाइजिंग, दिख रहा है? अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर आज के दिन में एक काम का 1000 रुपए डिसाइड किए हैं और फिक्स किए हैं, ठीक है, तो ये फिक्सेशन हुआ। डू यू थिंक सो दैट वी शुड टाइम टू टाइम रिवाइज दिस रेट ऑल्सो, है ना? तो यहाँ पे फिक्सेशन के साथ रिवीजन भी होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो रिव्यू करने का, ठीक है। अभी पहले ना क्या दिया होता था, जब ये अपना मिनिमम वेजेस एक्ट था ना, तो उधर उन्होंने सीधा लिख दिया था रिवीजन ऑफ द मिनिमम वेज। बट कभी कभी क्या होता है, समझो, आपने आज 1000 रुपए फिक्स किए। पता है हम लोग पहले के टाइम पे एक ऐसा टाइम था जब 1000 रुपए की भी एक वैल्यू होती थी, 500 की भी एक वैल्यू होती थी। आज अपने ऐसे ही रैंडमली जाते हो, उतना खर्चा हो जाता है। प्लस जब से यूपीआई आए, तब से तो वो कैश वाला चीज का वो इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब आज के दिन पे 1000 की जो वैल्यू है, आने वाले 2 सालों में या 5 सालों में सेम रहेगी? नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी मैटर्स, ठीक है। तो अगर आज 1000 रुपए में हमारे वर्कर का चलो कुछ भी सामान आ रहा है, या जो भी उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, जरूरी है 2 साल बाद भी उसको वो 1000 रुपए में ही होगी? नहीं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक बार फिक्स करने के बाद लाइफ टाइम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्री हो जाएगा इस काम से? नहीं। टाइम टू टाइम दे ऑल्सो हैव टू रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है। अच्छा, आज हम लोगों ने सपोज 2026 में 1000 रुपए डिसाइड किया है। अब हम लोग अगर 2050 तक रेट रिव्यू करके रिवाइज ही नहीं करते हैं, चलेगा? तो रिव्यू करने का, रिवाइज करने का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए। पता है हर जगह आप लोगों को 5 साल आता है, मतलब बहुत बार टाइमलाइन में ऐसी सब जगहों पे आप लोगों को 5 साल आता है। वैसे ही यहाँ पे आइदर रिव्यू और रिवाइज द रेट फॉर अ पीरियड, मतलब इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years, मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपको या तो रिव्यू कर देने का उस रेट को, या रिवाइज कर देने का। रिव्यू का मतलब क्या होता है पता है? इस काम का अगर आपने 1000 रुपया डिसाइड किया हुआ है ना, तो यू आर थिंकिंग कि ठीक है अभी के लिए 1000 रुपया चलेगा, तो मैं बस एक बार देख लेता हूँ कि हाँ मैंने रिव्यू कर लिया, अभी बराबर है, जब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग चेंज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ? आज 1000 रुपए रखे थे, 2 साल बाद आप बोलते हो कि नहीं अब इस काम का ना 1200 रुपया करना है, तो इसको हम लोगों ने रिवाइज किया। कुछ समझा क्या? दैट इज योर फिक्सेशन एंड रिवीजन। तो जितना इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट टाइम रेट फिक्स करना है, उतना ही इंपॉर्टेंस उसको टाइम टू टाइम रिवाइज और रिव्यू भी करना है, ठीक है। अच्छा, उसका भी एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया है, एंड दैट टाइम पीरियड इज नॉट एक्सीडिंग 5 years, बराबर। तो दिस इज अबाउट योर फुल प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ द मिनिमम वेजेस। हाँ हाँ, सेम प्रोसीजर, थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा बट प्रोसीजर विल बी सेम। कर सकती है, हाँ। देखो, फाइनल डिसीजन इज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उनको जो ठीक लगता है वो उस मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये प्रोसीजर फॉलो करके रेट डिसाइड करेगी, हमने पता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में कुछ सुना था, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसल्ट दैट एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो एंड देन टेक अ फाइनल डिसीजन। समझ में आया? अब शांति से एक बार पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। Now see, the procedure for fixing and revising the minimum rate. For fixing or revising the minimum wages, the appropriate government shall appoint as many committee as it considers necessary to hold inquiries and recommend for fixation or revision of the minimum wages. First, committee method. दूसरा, by notification publish its proposal for the information of person
likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which the proposal shall be taken into consideration. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का second method which is called as notification method. Now tripartite constitution of committee. tripartite मतलब तीन पार्टीज. पहला representing the employer, दूसरा representing the employees इक्वल इन नंबर टू द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव. बट अब दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द कमिटी. ठीक है, अब नोटिफिकेशन मेथड क्या बोल रहा है वो देखो. आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑल द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय इट बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नोटिफाई इट्स डिसीजन. नाउ the appropriate government may by notification fix or revise the minimum wages. Notification shall come into force on the expiry of 3 months from the date of its issue. Also, it is made mandatory for the appropriate government to consult the concerned advisory board where the appropriate government proposes to revise the minimum rate of wages. Now, the periodic review and revision कितने टाइम में होना चाहिए, not exceeding 5 years. समझ आया. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमने 1000 रुपए डिसाइड किए थे वो बराबर है अभी, तो बस रिव्यू करके छोड़ देने का. अगर लगता है कि 1000 रुपए अब कम पड़ेंगे तो अगर 1200 कर रहे हैं तो दैट मीन्स योर रिविजन. कुछ समझ में आया. तो ये दो क्वेश्चन है कंपोनेंट्स वाला कि हम वो 1000 रुपए तक कैसे आते हैं, क्या फैक्टर्स क्या मेथड कंसिडर करते हैं, 3 मेथड, और कैसे डिसाइड किया जाता है उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर. आर वी क्लियर विद दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर. चलो लेट्स राइट. 2-3 और टॉपिक बाकी है, देन ये चैप्टर जो है ना स्पेसिफिकली आपका मिनिमम वेजेस वाला वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो अब अपने ना फीचर्स में एक और पॉइंट की बात किया था, आप लोगों को आया था फ्लोर वेज. ठीक है, अभी फ्लोर वेज का मीनिंग क्या था, कौन डिसाइड करेगा फ्लोर वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज अ नेशनल बेस लाइन जिसकी बिलो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं जाएगा. फ्लोर वेज डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी एरिया व्हाटएवर. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फुल डिस्क्रिशन है कि वो डिफरेंट जगह का डिफरेंट फ्लोर वेज डिसाइड कर सकता है. ठीक है, यही चीज पढ़ी थी. अब दो और पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर फ्लोर वेज और मिनिमम वेज, तो फ्लोर वेज डिसाइड किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड समझ लो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मिनिमम वेज. ठीक है, अगर फ्लोर वेज इज मोर देन मिनिमम वेज तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ. मिनिमम वेज बढ़ाना पड़ेगा. देखो हमने क्या बोला, फ्लोर वेज के नीचे तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे फ्लोर वेज ज्यादा है मिनिमम वेज से, तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वेज को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, वो हमने 350 वाला एग्जांपल लिया था और एक राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ 300 रखा था, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन अगर इसका रिवर्स सिचुएशन हो, फ्लोर वेज इज लेस देन द मिनिमम वेज, तो क्या हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को कम करेगी, नहीं. समझ आया ना, बस वही सारे पॉइंट वापस से दिए हुए. देखो, so power of central government to fix the floor wage. पहला, what is the floor wage? So it's a baseline wage standard. ठीक है, across the country. जैसे ये बोला और नाम में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. Now fixation of the floor wage shall be taking into account the minimum living standards of a worker. Central government is vested with the discretionary power to fix different floor wage for different geographical areas. ठीक है, the minimum rate of wages, ये काम के पॉइंट्स है दोनों. if the minimum rate of wages fixed by appropriate government shall not be less than the floor wage. Now if minimum wages fixed earlier is more than the floor wage, तो क्या कम करेंगे, नहीं. the appropriate government shall not reduce the minimum wages. ज्यादा दोगे तो वर्कर के लिए अच्छा ही है ना, कम करोगे तो वर्कर्स के राइट अफेक्ट होंगे. तो हर जगह सिर्फ एक लॉजिक को सिंपल को याद रख देने का, क्या इस प्रोविजन से, अगर आपको कोई प्रोविजन या कोई लॉजिक नहीं याद आ रहा तो बस इतना याद रखने का, क्या इस प्रोविजन से वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे कि अफेक्ट होंगे. अगर प्रोटेक्ट होते हैं तो चलेगा, अगर अफेक्ट होते हैं तो चेंज करना पड़ेगा. समझ में आया. नेक्स्ट देखो, now before fixing this floor wage, central government has total discretion कि वो एडवाइजरी बोर्ड से या स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके फिर वो फ्लोर वेज को डिसाइड करेगा. ठीक है, अभी आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उससे पहले इस पे आ जाओ. नेक्स्ट वाला देखो, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस थिंग. ये बहुत ही छोटू सा चीज है. देखो,
वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, लास्ट वाले कोड में भी ओवर टाइम वर्क के लिए वेजेस आया था, हमने क्या बोला था, कितना मिलना चाहिए, यस, नॉट लेस देन ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज। बेचारा वो पूरे दिन के बाद ओवर टाइम भी काम कर रहा है, तो ओवर टाइम काम करने का कुछ तो मोटिवेशन, कुछ तो उसको ऐसा पैसा मिलना चाहिए, तो नॉट लेस देन ट्वाइस ऑफ द मिनिमम रेट। इतना समझ में आया। अब एक नया प्रोविजन है आप लोग के लिए, वो ये देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, wages of an employee who works for less than the normal working day। मतलब ऐसे सिचुएशन में वेजेस क्या होगी और कैसे प्रोविजन डिसाइड किए जाएंगे अगर एक नॉर्मल वर्किंग डे से हमारा एम्प्लॉय कम काम कर रहा है। सपोज नॉर्मल वर्किंग डे कंस्टिट्यूट्स ऑफ 8 आवर्स, बराबर, लेकिन हमारे एम्प्लॉय ने काम किया है 5 घंटे के लिए, तो उसको कितना वेजेस मिलना चाहिए। आप बोलोगे प्रैक्टिकली 5 आवर्स ओनली ना, ठीक है, बट यहाँ पे उसको पूरे 8 घंटे का पैसा मिलेगा। क्यों? नाउ एम्प्लॉय वाज रेडी टू वर्क फॉर 8 आवर्स, बट सम फैक्टर्स हैपेंड इन दैट एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। बराबर, एम्प्लॉयर ने काम देने से मना कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, मशीन खराब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ भी हुआ, एम्प्लॉय का फॉल्ट है क्या? अगर एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं है, वो पूरा दिन काम करने के लिए रेडी था, तो भले फिर वो 8 घंटे के लिए आया था और उसने काम 5 घंटे का किया, फिर भी उसको वेजेस दिया जाएगा पूरे 8 घंटे का। ये बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन हमारा आलसी एम्प्लॉय वो बोलता है कि मैं काम ही नहीं करूंगा, मुझे काम नहीं करना, 5 घंटे बाद में उसने गिव अप कर दिया कि अब मैं बुक्स बंद करके अब मैं काम नहीं करने वाला। तो अब इसमें किसका फॉल्ट? बस फॉल्ट यानी किसकी, कौन काम नहीं करना चाह रहा है? एम्प्लॉय। तो क्या एम्प्लॉयर उसको बोलेगा हाँ ठीक है बेटा, तू 8 घंटे के बदले 4 घंटे काम कर ले, मैं तेरे को पूरे दिन का पैसा देता हूँ। अगले दिन से क्या होगा पता है? वो 4 का 2 घंटे काम करेगा। समझा ना? तो सिंपल है प्रोविजन, अगर एम्प्लॉय की फॉल्ट नहीं है और उसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम उसने काम किया ड्यू टू द फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन एम्प्लॉय, तो उसको फुल डे का पगार मिलेगा। बराबर। लेकिन अगर एम्प्लॉय की खुद की अनविलिंगनेस है कि उसको काम ही नहीं करना है, तो क्या फुल डे का पगार मिलेगा? नहीं। चैरिटी को लेकर चैरिटी नहीं। समझ में आया? तो ये है आप लोगों का नेक्स्ट प्रोविजन। नाउ सी, wages for an employee who works less than the normal working day. If a worker is employed for less than requisite hours of a normal working day, ठीक है, they are still entitled to receive full day wages, protecting them from the loss of income। अब देखना ध्यान से, due to factors beyond their control। बराबर। अब एक्सेप्शन देखो क्या दिया हुआ है, where the failure to work is caused by employee's unwillingness to work, ठीक है, and not by the omission of the employer to provide him with the work। तो एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? तो इस केस में आप लोगों को फुल वेजेस नहीं मिलेगा। इन दिस केस फुल वेजेस विल नॉट बी गिवन। इतना समझ में आया क्या? आर वी क्लियर विद दिस? तो ये तुम्हारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है। अभी दो छोटे छोटे से सेक्शन है। एक 11 सेक्शन 11 ये बोल रहा है, अच्छा वर्कर एक साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दो जगह भी काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉयर अलग अलग है, तो अब उसको मिनिमम वेजेस एक जगह पे ही मिलने चाहिए कि दोनों जगह पे मिलने चाहिए? ऑफ कोर्स जितनी जगह पे काम करेगा उतनी जगह पे उसको मिनिमम वेज तो मिलने ही वाला है। मतलब एम्प्लॉयर को क्या लेना देना है? अच्छा एम्प्लॉयर ऐसा बोले तो कि तू पैसा वहां से भी कमा रहा है तो तू मिनिमम वेजेस से कम में काम कर ले यहाँ पे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इफ इज वर्किंग एट टू टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली एट टू प्लेसेस, तो दोनों का एम्प्लॉयर दोनों उसको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करेगा एंड दैट द एम्प्लॉई इज द राइटफुल फॉर। कुछ समझा क्या? एंड सेक्शन 12 बोल रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, पीस रेट के काम के लिए अगर हम लोगों ने टाइम बेसिस पे भी डिसाइड किया हुआ है, तो क्या एम्प्लॉयर वो टाइम रेट जो डिसाइड किया उससे नीचे पैसा दे सकता है? नहीं, कम से कम वो टाइम रेट का पैसा उसको देना ही पड़ेगा। समझ आया? देखो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, where an employee does 2 or more classes of work to each of its different minimum wages is applicable, the employer shall pay wages at not less than minimum rate for each such class। बराबर। section 12, where the person is employed on piece work for which minimum time rate and not a piece rate has been decided, then the employer shall pay wages at not less than minimum time rate। Are we clear with this much?
तो अब इसके बाद एक और है थोड़ा सा बड़ा, जो हम नहीं बात कर रहे थे कि मिनिमम वेजेस डिसाइड कर लिया बट नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड नहीं किए फॉर अ वर्किंग डे, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो पाएगा विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम वेजेस? नहीं। तो आप लोगों को ये टॉपिक में इसके बारे में दिया हुआ है, हाँ, बट इसके ना कुछ एक्सेप्शन है तो आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते इतना है, आप लोग बाकी का चीजें लिखोगे उसके बाद घर जाओगे, ठीक है? सो प्लीज राइट पास्ट